हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं जावा मतलब राजी सर अपनी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैंने बच्चों 10th क्लास का जो भी गेस्ट पेपर बनाया था और जो भी डेटा दिया था उसको समझा के बच्चों को भेज दिया है। आज 10th क्लास का पेपर है। और वो जो मैंने वीडियो अपलोड की थी गेस्ट पेपर वाली, जो 2026 में आएगा, आना चाहिए, उसमें मैंने देखा बच्चों की 12th के बहुत सारे बच्चों ने 10th वाली वीडियो में कमेंट किया है कि मेरे लिए भी वीडियो बना दें जो गेस्ट पेपर आपने बनाया है। तो उसी को लेकर मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और ये स्पेशली क्लास 12th क्लास आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक थ्योरी पार्ट, एक प्रोग्रामिंग पार्ट। और आप मान के चलिए कि हर साल जैसे फंसता है मेरा गेस्ट, इस साल भी फंसेगा। और एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और फायदा तो मिलना ही मिलना है तय। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको हर तरीके का सोल्यूशन दूंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ी भी हो सकती है क्योंकि समझाना पड़ता है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में। अब जैसे एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि जो बूलियन लॉ होते हैं उससे मिलेगा, तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, द लॉ विच स्टेट a plus a dot b is equal to a। तो आप पहचान पा रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्शन लॉ है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन में से। तो इन द ट्रुथ टेबल द कॉलम फॉर p कंडीशनल q यानी p XOR गेट q हैज वन ओनली व्हेन एग्जैक्टली वन ऑफ p और q इज वन। तो आपको ट्रुथ टेबल बना के देखना पड़ेगा। और साथ में XOR रिप्रेजेंट्स एडिशन मॉडुलस 2 ऑफ द इनपुट बिट्स। तो जब आप XOR गेट की ट्रुथ टेबल बनाओगे तो आप देखोगे कि जो A और B का वैल्यू है उसको मॉडुलस 2 अगर करते हैं तो आपका आउटपुट 1 आ जा रहा है। और ऊपर वाली बात भी सही है कि जब नंबर ऑफ इनपुट आपके जो ए बी के नंबर ऑफ इनपुट ऑड होते हैं तो आपका रिजल्ट 1 मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेनेशन में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, आपको एटलीस्ट ज्यादातर ये चीजें पता है। तो इनको देखते हुए जहां पे सॉल्यूशन करने वाली बात होगी वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। डुअल, किसी भी एक्सप्रेशन का डुअल निकालना, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है आपका मिलने वाला। जैसे लॉ का मैंने बताया, ऐसे ये भी क्वेश्चन फिक्स है। तो उसमें आपको सिंपली किसी भी एक्सप्रेशन में, जैसे ये आपका p बार डॉट q प्लस 0 इज इक्वल टू q डॉट 1 दिया है। तो इसमें डुअल एक्सप्रेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको प्लस मिल जाए तो उसकी जगह पे डॉट लगा दीजिए, और अगर आपको 1 मिल जाए तो उसकी जगह पे 0 बना दीजिए, और इसका उल्टा। तो अगर हम देखें यहां पर तो ये p प्लस, यहां क्योंकि डॉट है तो p प्लस, और फिर आपका p बार में कोई चेंजेस नहीं होता, ऐसे रहेगा। फिर ये प्लस लगा दीजिए और ब्रैकेट में q डॉट o, ये 0 था 1 हो जाएगा, और फिर इज इक्वल टू q डॉट है प्लस हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपकी आई है और ये एक्सप्रेशन आपकी यहां पर मैच हो रही है। तो आपको स्पेशली लॉ को समझने की जरूरत है कि लॉ को आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहां पर ये क्वेश्चन बच्चों, जिन बच्चों को मिल गया है, हमारी कोचिंग के कुछ बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पे कहा गया है द कैनोनिकल पॉज फॉर्म ऑफ द बूलियन फंक्शन f इज गिवन। आपका ये आपका पॉज एक्सप्रेशन के लिए साइन लगता है पाई वाला, और ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं, और यहां पे लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द दिस एक्सप्रेशन। तो बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, जो मैंने अभी बच्चों को दिया है कि ये एक्सप्रेशन आपका पॉज फॉर्म में दी गई है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसको हम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको हम सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का लॉजिक दूसरा होता है, और लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन वैसा नहीं है, ये पॉज फॉर्म में है और इसको हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में सिंपल लॉजिक जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे ए बी है
और किसी का ए बी का वैल्यू मान लीजिए 0 0 1 1 है और 1 0 1 0 1 है, और फिर अगर मान लीजिए हमने यहाँ a प्लस बी किया, ठीक है, तो आपका 0 0 0 आ जाएगा और 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 0 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 1। अब अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट में बच्चों यहां पर a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ पे 0 का 1 हो जाएगा, फिर ये 0 0 0। तो अगर आप पोजीशन पे ध्यान दें तो यहां पर ये 0 पोजीशन थी इस लाइन की, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। तो अभी जैसा एक्सप्रेशन में दिया गया था उसके हिसाब से ये वैल्यू जो भी अवेलेबल है यहां पर, अगर उसका एग्जांपल हम इसके हिसाब से लें तो हमारा 1 कहां कहां आया है? 1 हमारा ये वाला 1 इंडेक्स नंबर पे आया है, ये वाला 1 2 इंडेक्स नंबर पे आया या 2 पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आया, ये वाला 1 थर्ड पोजीशन पे आया है। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 0 जो होता है उसको 1 कर दो, 1 जो होता है उसको 0 कर दो। तो देखो यहां पर ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। अब जहां पे 1 थे वहीं पे 0 आ गए हैं, लेकिन पोजीशन क्या चेंज हुई? पोजीशन अभी भी ये 0 की जगह पर 1 है और 0 की जगह पर 2 है और 0 की जगह पर 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 आपका कॉम्प्लीमेंट करने पर आता है। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चों यहां पर ये जो पोजीशन है ये नहीं बदलेगी, कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ साइन बदल जाएगा, जो सॉफ्ट था वो पॉज हो जाएगा और आपका सही आंसर ये वाला होगा। लेकिन जो कन्वर्जन वाला होता है कि कोई पॉज एक्सप्रेशन है उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर दो, उसमें लॉजिक जो होता है बच्चों, उसमें ये लॉजिक बताया जाता है कि यहां पर जो भी गिवन एक्सप्रेशन है इसमें जो नंबर यूज हुए हैं वेरिएबल के हिसाब से 3 वेरिएबल हैं, तो 0 to 7 इनके बीच के नंबर आने चाहिए। तो 0 to 7 के बीच में जो ये नंबर आ गए हैं, इन नंबरों को छोड़कर जो बचे हुए नंबर हैं वो आपका यहां पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे। ये पॉज थी, सॉफ्ट एक्सप्रेशन में जाएंगे। तो बचे हुए नंबर कौन से हैं? 0 तो इसी में आ गया, तो यहां पे कौन आएगा? 1 आएगा, फिर यहां पे 2 आएगा, फिर 3 इसमें आ गया, फिर यहां पे 4 आएगा और फिर 5 6 इसमें आ गया, फिर यहां पर 7 आएगा। तो अगर पॉज का सॉफ्ट में कन्वर्जन पूछा जाए तब तो आपका ये रिजल्ट आएगा, आपका यहां मैंने दिया भी है, जिसको ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि ये होगा क्या सर, लेकिन नहीं, यहां पे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट पूछा गया था। तो कॉम्प्लीमेंट में पोजीशन नहीं है, सिर्फ 0 1 और 1 0 चेंज होता है। तो इसलिए सही आंसर इस क्वेश्चन का ये है, बस इतना है। बाकी आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड में बच्चों एक क्वेश्चन इस तरीके का जरूर मिलेगा आपको, ये नया पैटर्न है जिसमें मैंने स्टैटिक को लिया है। ठीक है, स्टैटिक हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इन स्टूडेंट क्लास द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज गिवन, स्टैटिक आईएनटी काउंट इज इक्वल टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर वैलिड फॉर द डेटा मेंबर काउंट। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इज शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो बच्चों याद रखिएगा, स्टैटिक कीवर्ड से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उस क्लास के अगर एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को शेयर करते हैं। ये बात सही है आपकी। और उसके बाद फिर कहा गया इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम एज वेल एज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो स्टैटिक वाले वेरिएबल होते हैं उनको या तो क्लास के नाम से आप क्लास के नाम के साथ में डॉट लगाकर आप एक्सेस कर सकते हैं, और अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तब भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है। और फिर कहा गया अ सेपरेट कॉपी ऑफ काउंट इज क्रिएटेड फॉर एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। तो ये वाली लाइन इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होती है, ये क्लास वेरिएबल के लिए नहीं होती है। तो पहला दूसरा पॉइंट सही है, इसलिए हम लोग ए के साथ जाएंगे। फिर यहां पे असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन लिया गया है। यहां पे कहा गया है एक जैसे कि असर्शन रीजन में जो पहला टॉपिक है आपका प्रोपोजिशन, उससे एक क्वेश्चन बनता है, चाहे असर्शन रीजन में डाल दें या सिंपल वे में भी डाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए
इफ P का मतलब है इट रेन्स और Q का मतलब है रोड्स आर वेट। तो अब यहां पर स्टेटमेंट अगर बनाए तो P कंडीशनल Q का बनेगा इफ रोड आर वेट देन इट रेन्स। और फिर अब पूछा गया है इसका बताया गया इसका कन्वर्स क्या बनेगा। P में कहा गया इफ रोड्स आर वेट देन इट रेन्स, तो इसका कन्वर्स बनेगा P कंडीशनल Q। अब देखिए द कन्वर्स ऑफ एन implication of obtained by the interchanging the position of P and Q without negation। तो नॉर्मली बच्चों यहां पर अगर P कंडीशनल Q है तो उसका कन्वर्जन क्या बनाएगा कि एंटीसीडेंट को कॉन्जिकेंट के जगह पर रख दिया जाता है, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट की जगह पर रख दिया जाता है। ये एक बताया गया है आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि इस लाइन का मतलब तो ये हुआ। अब इसका कन्वर्स अगर हम यहां पे बात करें तो आपका क्या होगा, तो यहां पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। ज्यादा ज्यादा इसमें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो मान लीजिए ये चीज जो है P कंडीशनल Q है और ये लाइन जो इतनी अलग से जोड़ दी गई उसमें लिखना चाहिए Q कंडीशनल P, ये लिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये कन्वर्स है तो कन्वर्स का यहां पर ये मीनिंग रीजन में दिया गया है तो आपका ये सही जाएगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया गया कि ये लाइन का मतलब कन्वर्स करने पर ये होगा तो ये गलत दिखाई पड़ रहा है, ये बाय मिस्टेक हो गया है। P कंडीशनल Q को Q कंडीशनल P कहा जा सकता है, ठीक है, कन्वर्स में। तो आप फिलहाल मैं यही मान के चल रहा हूं, उसके हिसाब से ये आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक। फिर देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट इंटरफेस। बच्चों याद रखिएगा ये मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल दिया, ये नॉर्मल थ्योरी में भी आ जाता है। एक क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से 1 मार्क्स 2 मार्क्स की थ्योरी में इंटरफेस का जरूर आएगा। तो आप लोग इंटरफेस टॉपिक को हमारी किसी ना किसी वीडियो में, एक मैंने बनवाया है इंटरफेस प्रोग्रामिंग का पूरा फुल वीडियो जिसमें और क्लास का यूज करते हुए इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बनाया गया है, उसको जरूर देख लीजिएगा, इंटरफेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक थ्योरी आपकी यहां पर आनी है। अब देखिए यहां पे कहा गया इंटरफेस ओनली डिक्लेयर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट डू नॉट प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन। तो याद रखिएगा कि गुड दूसरा कहा गया है अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस ओवरकमिंग द सिंगल इनहेरिटेंस लिमिटेशन ऑफ क्लासेस। और तीसरा कहा गया इंटरफेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल। और चौथा कहा गया every variable is an interface is implicitly public static final meaning they are constant। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन में आपका which of the following is not correct explanation of interface, तो नॉट करेक्ट कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन ये करेक्ट है, यानी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा रखा है कि इंटरफेस के बारे में आपको नॉलेज हो जाए। तो ये लाइन और लास्ट वाली लाइन इंटरफेस में के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। और इंटरफेस में ये लाइन जो कहा गया कि इंटरफेस कैन हैव कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंटरफेस कोई क्लास नहीं है, क्लास जैसी है, क्लास नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है लेकिन इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है और उसको कोई ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि इंटरफेस में डायरेक्टली वेरिएबल को इनिशियलाइज किया जाता है। तो सही आंसर ये होगा आपका कि इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट मैंने फिर से ले लिया है एक्सटेंशन रीजन का, क्योंकि 2 से 3 एक्सटेंशन रीजन के क्वेश्चन आपके आने हैं और उसके टॉपिक आपका एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है, एक रिकर्जन है और एक आपका स्टेप क्यू या आपका जो है जैसे मैंने इनहेरिटेंस ले लिया था उससे बनेगा। मतलब ये 3 या 4 जगह हैं जहां से आपका एक्सटेंशन रीजन का क्वेश्चन बनेगा, बाकी और जगह से जल्दी उम्मीद ना कीजिएगा। और बनने के लिए पूरा पेपर ही है, कहीं से भी बन सकता है। अब देखिए एक्सटेंशन में
बताया गया इनफाइनाइट रिकर्जन लीड टू स्टैक ओवरफ्लो एरर। तो ये बात सही है कि जो आपका स्टैक बनता है और अगर इसमें वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, और क्योंकि स्टैक का एक लिमिटेशन होता है कि कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो अगर ये साइज फुल हो गया है तो स्टैक जो है ओवरफ्लो की एरर देता है, स्टैक ओवरफ्लो की एरर देता है। और फिर बताया गया द स्टैक हैज फाइनाइट कैपेसिटी एंड ईच रिकर्सिव कॉल कॉन्स स्टैक स्पेस until the maximum limit is reached। तो इसके बारे में, ओवरफ्लो के बारे में बता दिया गया कि जब तक ओवरफ्लो नहीं हो जाता तब तक स्टैक में वैल्यू स्टोर होती रहेगी और उसकी एक लिमिट होती है। तो ये दोनों लाइनें सही हैं और रीजन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग जाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि पेपर बड़ा होता है 3 घंटे में आप ही लोग सॉल्व करोगे, तो अगर मैं एक्सप्लेन करके करूंगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन जो अंडरस्टूड है उनको छोड़ते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन बच्चों आपका फिक्स रूप से कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी से आएगा, तो वो थ्योरी में ही आना है और ये कंपलसरी पार्ट में ही आना है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना कीजिएगा, जरूर देखिएगा, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम फॉर अ सर्चिंग एल्गोरिथम, which of the following quantities represent the worst case time complexity। तो worst case में यहां पर बेस्ट केस और वर्स्ट केस में देखा जाए डिफरेंस क्या है, तो बेस्ट केस में हमेशा 1 लिया जाता है। तो मिनिमम टाइम फॉर इनपुट साइज एग्जांपल n के लिए टारगेट फाउंड एट द फर्स्ट इंडेक्स, इतना खाली लिख देना है, आपका बेस्ट केस आपने एक्सप्लेन कर दिया। और वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम फॉर इनपुट n एग्जांपल टारगेट एट द एंड ऑफ और नॉट प्रेजेंट, मतलब जब तक आप जैसे मान लीजिए सर्चिंग है, तो सर्चिंग में लीनियर सर्च में 0 से लगाकर उस नंबर n तक का आपको एक एक नंबर सर्च करना पड़ेगा, अगर वो नंबर जो आप ढूंढ रहे हैं वो लास्ट में है तो ये वर्स्ट केस है। अगर पहली बार ही मिल जाता है 0 पे ही तो वो बेस्ट केस हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसको बताया गया। तो अब सर्चिंग के लिए कौन सा रहेगा वर्स्ट केस का एग्जांपल, फॉर सर्चिंग एल्गोरिथम लीनियर सर्च के हिसाब से द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ON। वर्स्ट केस मतलब अगर आखिरी में वो नंबर है तो पूरा आपको सर्च करना पड़ेगा तब जाके आपका वो नंबर मिल पाएगा। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एनी वन एप्लीकेशन ईच ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर। तो अब क्या बताएं, मैंने पेपर ही ऐसा बनाया है, वो बार बार मुझे कहना पड़ रहा है, ये हाफ एडर फुल एडर से भी एक नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रूप से आपको मिलना है। तो हाफ एडर फुल एडर अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है हाफ एडर के बारे में, it add 2 1 bit number used LSB stage of binary addition। तो हाफ एडर की डेफिनेशन क्या है, it add 2 bit binary number digits and produce sum and carry। एड फुल एडर में it add 3 bit binary digits and produce sum and carry, ये डेफिनेशन होती है, उसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब बच्चों यहीं पर एमसीक्यू के हिसाब से इसमें सॉफ्ट या पॉज एक्सप्रेशन भी 2 वेरिएबल इनपुट के हिसाब से पूछी जा सकती है कि हाफ एडर की क्या है या फुल एडर की क्या है। हाफ एडर की ज्यादा उम्मीद कीजिए, तो आप एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट एक्सप्रेशन हाफ एडर में क्या बनेगी अगर इस तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया जाए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इसमें तो लगभग मैं क्या कहूं, आप लोगों को भी पता होगा कि मैक्सिमम चीजें फिक्स हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो अभी मैं अपने आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पर पूरा कंप्लीटली ये आंसर दे दिया है और आई होप आप लोग अपने आप सॉल्व कर लोगे। और अगर बाई चांस किसी को लगे कि सर आपका आंसर अलग आ रहा है और मेरा अलग आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा कि इसके स्टेप्स लिख के दे दीजिए कि कौन सा पहले सॉल्व हुआ कौन सा बाद में, तो मैं जरूर बता दूंगा। तो आपका यहां पर यही आंसर है। उसके बाद
फिर देखिए एक मेमोरी एड्रेस इंक्लूडेड है, यहाँ पर कुछ की पॉइंट है वो मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। ईच एलिमेंट ऑफ एरे स्क्वायर ब्रैकेट 15 स्क्वायर ब्रैकेट 20 रिक्वायर्स W बाइट ऑफ स्टोरेज इफ द एक मिनट बच्चों, if the address of 68 is 4440 and base address of array 11 is 4000, find the W, है ना। और साथ में कहा गया ये कॉलम मेजर ऑर्डर है। तो बच्चों आपको यहाँ पे फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए। जैसे कॉलम मेजर ऑर्डर है तो कॉलम मेजर ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लीजिए ARR है, ARR स्क्वायर ब्रैकेट ये इस तरीके से आई जे, ये आई है जे है, और यहाँ पे B प्लस W और फिर कॉलम मेजर वाइज है तो यहाँ पर I माइनस LR ऐसे ही रहेगा, और प्लस यहाँ पर अब कॉलम मेजर वाइज हम लोग को क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ रो चाहिए होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो हम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे J माइनस LC से, J माइनस LC से, ये आपका फॉर्मूला है। और बच्चों बस इतना, अगर रो मेजर में आ जाता है तो ये R की जगह पे अब हमें नंबर ऑफ रो की जगह पे नंबर ऑफ कॉलम चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा I माइनस LR से मल्टीप्लाई करते हैं, ये खाली पड़ा रहता है। जैसे कि अभी I माइनस LR खाली पड़ा हुआ है और R को हमने इससे, रो को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया है। अगर इसका उल्टा रो मेजर कर दें तो अब R की जगह हो जाएगा C और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, I माइनस LR, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे छूट जाएगा। बस इतना अंतर है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है। मैं एक बार लिख दे रहा हूं, अच्छा चलिए आपके लिए, B प्लस W और ब्रैकेट में ये नंबर ऑफ कॉलम आ जाएंगे, यानी C और I माइनस LR और प्लस J माइनस LC, ठीक है, ये रह जाएगा। बस इतना ही चेंज होता है, ये आपका कॉलम मेजर वाइज है और ये आपका रो मेजर वाइज है, ये फॉर्मूला रखिएगा। अब बाकी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो उस क्वेश्चन में बच्चों दो फॉर्मेट होते हैं। एक आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पहले ही बता दिया जाता है, तो उसमें तो इसी को, अगर जैसे हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर रो चाहिए था, तो हमारा रो यहाँ पर बच्चों ये 15 है। अगर हमें कॉलम चाहिए होता रो मेजर वाइज के हिसाब से तो वो 20 होता है। और कई बार ये क्वेश्चन ये डॉट डॉट फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि ये ARR और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट में -1 डॉट 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 5 कॉमा और मान लीजिए यहां पर 2 डॉट 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 3 ऐसे करके दे दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दिया नहीं गया, उसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका बच्चों क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कॉलम रो निकालना है, तो नंबर ऑफ रो निकालने के लिए, नंबर ऑफ रो निकालने के लिए UR माइनस LR प्लस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो ये आपका पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला ये स्क्वायर डॉट डॉट जो है कॉलम होता है। ये रो होता है तो LR और UR हो गया, और ये कॉलम होता है तो ये LC और UC हो गया, UC। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, आप यहां पर देख लीजिएगा। और बाकी यहां पर जब दूसरी एक पहचान, यहां पर तीन तरीके की बड़ी बड़ी वैल्यू, तीन तरीके स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू दिखाई पड़ रही, एक ये है, एक ये है और एक आपका ये है। तो बच्चों एक यहां पे की पॉइंट याद रखिएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो तो रो कॉलम यानी कि ये R या C के लिए बताई गई होती है। उसके बाद जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ये आपका 1 सबसे छोटी वैल्यू 1 या 0 ज्यादातर होती है, ये आपका LR और LC होती है, LR और LC होती है हमेशा। और जो बीच वाली वैल्यू होती है बच्चों, ये बीच वाली वैल्यू हमेशा IJ होती है, I और J होती है। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आराम से इसको कर सकते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए आपका हो जाएगा। सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का आगे का क्वेश्चन मैं आगे करूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है आपका कि कोई आपका एक रिकर्सिव फंक्शन का छोटा सा कोड दिया गया है
जिसको हमें यहाँ पर सॉल्व करके बताना होता है आउटपुट, और ड्राइवन वर्किंग भी दिखानी होती है। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दे रखा है। तो ये स्पेशली सोल्यूशन जो है बच्चों यहाँ पे माना जा रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी डिजिट्स है इसमें, जिसको इस तरीके से सॉल्व करने पर फाइनल आउटपुट आपका 11 आया है। तो एक बार आप यहां पर ये चीज आपको प्रोसेस में करके दिखा देते हैं। ऊपर ये क्वेश्चन है, ये प्रोसेस में करके दिखा देते हैं। तो एक बार देख लीजिए n और p की वैल्यू कितनी भेजी गई है, n और p की वैल्यू। तो देखो n की वैल्यू 1011 है और p की वैल्यू 0 है। ठीक है, 1011 है, p की वैल्यू 0 है। तो अब यहां पे देख लेते हैं, n की वैल्यू हमारी 1011 है और p की वैल्यू हमारी 0 है। इतना हमें गिवन है। अब यहां पे देखिए n में आपका 1011 है, वो 0 के बराबर है नहीं है, तो आप कहां जाओगे, इफ से बाहर गए तो ये mod 10 हुआ। mod 10 में पीछे वाली डिजिट निकाली जाती है, तो ये पीछे वाली डिजिट आपकी, अच्छा इसको अगर उस तरीके से हम लिख के दिखाएं जिसकी ड्राई रन वर्किंग भी आपको दिखानी होती ना, तो वो कैसे दिखाओगे आप, तो उसी फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो मानो कि सबसे पहले ये फंक्शन कॉल किया गया होगा, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल किया गया होगा, क्या नाम होगा इसका, ये देखिए प्रोसेस बी नाम से फंक्शन कॉल किया गया, इसमें 1011 ये आपका वैल्यू भेजा गया है और ये 0 भेजा गया है। अब यहां पे देखिए, यहां पे 0 से n मैच नहीं कर रहा है, तो आप इधर आए और mod 10 का मतलब होता है पीछे वाली डिजिट निकाल लो। तो पीछे वाली डिजिट क्या निकलेगी, 1 निकलेगी ये आपकी। और 1 निकलने के बाद अब यहां पर स्टैक मेमोरी देखिए, यहां पे जो लिखा है बच्चों उसके हिसाब से ही आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे d लिखा है, तो d में क्या है, d में हमारा 1 है, अभी यहां से आया d में 1 आया है, तो 1 इंटू लगा दीजिए। और इंटू लगाने के बाद फिर मैट डॉट पावर यूज किया गया 2 की पावर p, तो p में आपका 0 था, तो इसका मतलब 2 की पावर 0 हो गया है, 2 की पावर 0 हो गया है, तो 2 की पावर 0 कर देते हैं, फिर प्लस और फिर फंक्शन का नाम प्रोसेस, और फिर उसके बाद अपडेशन पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो पीछे वाली डिजिट हमेशा के लिए हटा दो, यानी कि 101 बचा, और p प्लस 1 कर दो यानी कि 1 कर दो। ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसके प्रोसेस नीचे प्रोसेस, फिर लूप क्या, फिर फंक्शन कॉल हो गया, फिर से ये ऊपर चला जाएगा। अब यहां आए, अब n की वैल्यू इस समय कितनी है, 101 बराबर है नहीं है, फिर एल्स में आए, फिर mod 10 किया, तो पीछे से एक डिजिट निकालेगा यानी ये वाली, तो आपका 1 ही आएगा, और फिर d में 1 ही है, और इनटू और मैट डॉट पावर यानी कि 2 की पावर में 1 हो चुका है, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, प्लस प्रोसेस और फिर यहां से जंप करके आप प्रोसेस पे आकर डिवाइड 10 करोगे, तो यहां पर 10 बचेगा। एक मिनट बच्चों, हेलो, हाँ बेटा, अरे बिल्कुल बेटा, आशीर्वाद है। और पेपर आपका स्टार्ट हो गया नहीं हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक बच्चा, अभी मैं एक्चुअली 12th के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इसलिए आशीर्वाद लेने के लिए फोन कर रहे हैं, तो भैया हमको आशीर्वाद क्या चाहते हैं, कैसे ना कैसे आप लोगों का समय सो आ जाए। थैंक यू बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर p प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया है, और उसके बाद फिर से आपका कर्सर ऊपर चला जाएगा। अब इस समय p देखिए 10 है, 10 भी आपका जो है n 10 है, 10 भी 0 मैच नहीं कर रहा, फिर सेल्स में आएंगे। अब 10 में mod 10 करेंगे तो पीछे से एक डिजिट निकलेगी यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 निकलेगा इनटू और 2 की पावर हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 थी, और प्लस फिर से प्रोसेस लिख दीजिए, प्रोसेस ऐसे लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे अब ये डिवाइड 10 हो रहा है तो ये 0 हट जाएगा, 1 बचेगा, और ये 3 हो जाएगा, p प्लस 1 करके 3 हो जाएगा। फिर एक बार जो फंक्शन कॉल होगा आप ऊपर चले जाओगे। अब n में इसमें 1 है,
और P में इस समय 3 है। 1 फिर से मैच नहीं हुआ तो इधर आया, फिर ये डिवाइड हुआ तो 1 mod 10 करेंगे तो 1 ही निकलेगा। तो D में इस समय आपका 1 आया है इंटू 2 की पावर 3 हो चुकी है अब इस समय, प्लस प्रोसेस, ये प्रोसेस हो जाएगा और ये 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो बच्चों 0 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा और फिर आपका ये p प्लस 1 होगा तो ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका रहेगा। तो ये तो आपका स्टैक कॉल हुआ है। अब हमें यहां पर कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे ही आप यहां पर देख रहे हो कि 1 डिवाइडेड बाय 10 करने पर 0 गया है तो 0 ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर ये 0 0 से मैच कर जाएगा। तो जैसे ये होता है कि 0 0 से मैच कर जाएगा, यानी कि ये बेस केस है बच्चों, बेस केस। यहीं से रिकर्जन को फॉल्स कराया जाता है कि रिकर्जन आगे ना चले। तो बेस केस वाली कंडीशन जैसे ट्रू होती है तो रिटर्न 0 हो जाएगा। अब ये रिटर्न 0 आता कहां पे है? तो ये रिटर्न 0 हमेशा इसी फंक्शन पे आता है बच्चों। एक्चुअली थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा है ऑफिस का तो उसकी आवाज आ रही होगी, तो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं। बाकी कोई शोर नहीं होता है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था ना वीडियो बनाने के लिए। मेन बात हमारी जो समझनी वो आप समझिएगा, ठीक है? ओके, तो अब यहां पर इसको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर रिटर्न क्या होके आया है? 0 रिटर्न होके आ गया है, ठीक है? तो मैं यहां पे 0 लिख लेता हूं। और ये एक्चुअली यहां पे जगह कम है होना, तो यहां पे ये ऐसे चाहिए, इक्वल साइन लगाया, सबसे पहले 1 आएगा और 2 की पावर 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितने आ जाता है? 8 आ जाता है। तो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 तो ये 8 आ जाएगा और प्लस ये जो 0 यहां पर रिटर्न होके आया था वो प्लस 0 यहां पे आएगा। तो आपका 8 प्लस 0 आपका 8 आ जाएगा। ये जगह थोड़ी कम पड़ रही है बच्चों। फिर देखिए यहां पे ये पावर होगी, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 प्लस और ये नीचे वाला 8 जो था ये इसमें मिक्स हो जाएगा। तो आपका फिर से 8 आ गया। फिर यहां पर देखिए 2 की पावर 1 करें तो 1 आ जाएगा। हाँ, 2 की पावर 1 करें तो 2 आ जाएगा और इंटू 1 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो 2 प्लस और ये वाला 8 फिर से ऊपर आ जाएगा, 8 9 10, तो ये 10 हो गया आपका 10। फिर ऊपर जाएंगे तो किसी की पावर 0 करें तो 1 आ जाता है और 1 इंटू 2 करेंगे तो आपका सॉरी 1 आएगा और 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहां पे तो 1 निकला है और ये पीछे से 10 ऊपर गया है। तो 10 1 प्लस 10 यानी कि 11। तो ओवरऑल जब ये 11 आ जाएगा तब यहां से ये फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए, स्क्रीन को रोक के देख लीजिएगा। इस तरीके से प्रोसेस सॉल्व कर दी और इसी को बच्चों हम लोग ड्राई रन वर्किंग कहते हैं। ड्राई रन वर्किंग जो दिखानी होती है आप इसको करने की प्रैक्टिस डाल लीजिए, ठीक है? अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं 11 आया था तो 11 ये बाइनरी नंबर का मैंने आउटपुट यहां पर रखा कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये देखिए आपका 11 आ गया था। और बाकी ये प्रोसेस यहां पे भी लिखी है, आप यहां से भी देख सकते हैं। जो स्क्रीन छोटी पड़ रही थी तो यहां पे मैंने दिखाया था छोटा छोटा लिख के, वो इस तरीके से किया जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, मार्किंग स्कीम में भी मैंने यहां पर लिख रखा है कि किसका क्या कितना पोर्शन होता है और कैसे नंबर मिलता है। साथ में एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है 1 नंबर में, व्हाट डज द फंक्शन प्रोसेस बी डू? ये फंक्शन क्या कर रहा है? तो यहां पे 1 लाइन में आंसर देना होता है। तो द फंक्शन कन्वर्ट बाइनरी नंबर बेस 2 इनटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट बेस 10। यानी किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस आपको दिखाया गया है। और ये प्रोसेस खाली ये एक आउटपुट ना समझिएगा, ये बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम भी आ सकता है आपका, जो 10 नंबर में आता है। और पिछले साल आपका इसी टाइप का एक प्रोग्राम रिकर्जन का 10 नंबर में आया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। फिर बच्चों यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ये क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या करना होता है, ये लगभग फिक्स होता है कि जैसे आपने कोई सर्चिंग पढ़ी है लीनियर और बाइनरी, उसका कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया। सॉर्टिंग पढ़ी है, सिलेक्शन बबल, इंसर्शन सॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आपका जो है मर्ज सॉर्ट, 4 तरीके का है सॉर्टिंग आपके कोर्स में, तो चारों में से कोई सॉर्टिंग का यहाँ पे क्वेश्चन रख सकते हैं। या फिर आजकल के नए ट्रेंड के हिसाब से जो सिंपल छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़े थे ना 10th में, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, उसके कोड को यहां लिख दिया जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रिक बना दिया जाता है कि जिससे बच्चा
थोड़ा एफर्ट डाले अपने, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके आना होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम्स यहाँ पर आपको जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब मैं एक बार देख लेता हूं इसमें मैंने कौन सा नीवेन नंबर आपका 10th में आया था, आप लोग आई होप पढ़ चुके होंगे। तो नीवेन नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया है। नीवेन नंबर में अगर आपको जानना हो तो मैं ध्यान दिला दूं कि किसी भी नंबर का सम ऑफ डिजिट करो तो जो सम ऑफ डिजिट आएगा उसी से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। यानी कि अगर आपका 68 है, 68 का सम ऑफ डिजिट किया 8 9 10 11 12 13 14 यानी फिर 14 आया, तो 68 14 से डिवाइड अगर होता है तो वो नीवेन नंबर है। इस तरीके का ये होता था। तो उसकी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्वेश्चन रखा है। और बच्चों इसका आप समझाने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ सोल्यूशन दिखाई दे रहा हूं। इस तरीके से सोल्यूशन लिखिएगा कि 1 वाली जगह पर टेम्प मॉड 10 लिखा जाएगा, 2 वाली जगह पर टेम्प डिवाइडेड बाय 10 लिखा जाएगा, और 3 वाली जगह पे सम को रिटर्न किया जाएगा। ऐसे ही कोई छोटा सा कोड आना है, जिसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके क्लासेस में ये हैं, वीडियो में मिल जाएंगे आप। ओके बच्चों, अब हम लोग सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। सेक्शन बी क्या, पार्ट 2 में पहुंच गए हैं। पार्ट 2 में पहुंच गए हैं और यहां से आपके कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको समझना है, और ये लगभग फिक्स ही हैं और यही आते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसके कई सारे क्वेश्चन आपने अगर लगा रखे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टोरी बेस्ड होता है। ये देखिए स्टोरी बेस्ड होता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई एक स्टोरी दी गई होती है, उसमें कुछ कंडीशंस दी गई होती हैं और उन कंडीशंस को आपको एक शॉर्ट या बहुत एक्सप्रेशन निकालनी होती है जो भी कही गई होगी, और उसके बाद उसी एक्सप्रेशन से आपको के मैप बनाना होता है और देन के मैप का रिड्यूस एक्सप्रेशन निकालना होता है। तो इसमें सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनती है और ट्रुथ टेबल से ही वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन बनानी होती है जो कि के मैप में। इसमें आसान तरीका है इसका, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन सामने आ जाए। देखिए ये हाँ लगभग सारा आ गया है। ओके, इसमें बच्चों क्या होता है कि ये 3 कंडीशन दी गई होती हैं। उन कंडीशंस में के लिए आपको देखना होता है कि नीचे 4 इनपुट दिए गए होते हैं, डी टी पी एस। और आपके लिए सबसे पहले आपको इन इनपुट्स को ध्यान से पढ़ लेना है और इनको आपको इन कंडीशंस में ढूंढना होता है। तो इसके लिए मैं जो भी तरीका बता रहा हूं आप उसको यूज कीजिए और आपका आराम से बन जाएगा। आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हेडिंग डालोगे और सॉल्यूशन हेडिंग करने के बाद में आप ये जो 4 इनपुट दिए हैं इनको इस तरीके से लिख लोगे। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं जैसे कि डी टी पी एस, ये आपने 4 इनपुट लिख दिए और फिर सबसे पहले नंबर 1 कंडीशन में ये कौन से इनपुट मैच हो रहे हैं इनको हमें चेक करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पहली कंडीशन, अ कम्यूटर इज अ डेली पास होल्डर। ये एक बात कंप्लीट हो गई और इसको हमें इसमें ढूंढना है। तो कम्यूटर इज अ डेली पास होल्डर यानी कि ये लाइन इसमें डिक्टो मैच कर रही है। अब डिक्टो मैच कर रही है तो ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनपुट वाले, इसमें ये डी वाली लाइन मैच कर रही है तो डी में आपको 1 लिख लेना है, डी में आपको 1 लिख लेना है। उसके बाद फिर आगे देखिए यहां पे नेक्स्ट है हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 20 ट्रिप्स इन अ करंट मंथ, मतलब एक मंथ में 20 ट्रिप उसने कर ली हो, ये इसमें कहा गया है। तो यहां पर आप देखिए इस ये लाइन किसमें मैच कर रही है, तो देखिए कम्यूटर हैज कंप्लीटेड द मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रिप्स फॉर प्रीमियम पास। तो मिनिमम रिक्वायर्ड तो यहाँ पे बता ही दिया गया 20 टिप्स चाहिए, तो वो यहाँ पर मैच हो जाएगी यानी कि टी में भी आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद आगे आप जो पढ़ेंगे बट इज नॉट अ सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन वाली लाइन यहाँ पे एस में है, कम्यूटर इज अ सीनियर सिटीजन। तो ये कम्यूटर इज अ सीनियर सिटीजन होना चाहिए ये कहा गया है और इसमें कह रहे हैं नॉट अ सीनियर सिटीजन,
इसका मतलब इसमें अपोजिट कंडीशन मैच हो रही है, जो इनपुट है उससे अपोजिट। तो अपोजिट के केस में हम लोग जीरो लिख देते हैं, तो एस में हम जीरो लिख देंगे और पी में डैश मार देंगे। इस तरीके से करते हैं। फिर नंबर 2 कंडीशन डाली। अच्छा, एक बार में पहली कंडीशन बनाएंगे तो पहली कंडीशन पे पूरा फोकस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन को देखिएगा नहीं। अब दूसरी कंडीशन पे जब आए तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इज नॉट अ डेली पास होल्डर, तो नॉट आ लिखा है और यहाँ पे डी का मतलब है डेली पास होल्डर होता है, तो इसका मतलब डी में जीरो हो गया बच्चों। उसके बाद बट हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 30 टिप्स, तो वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट 20 टिप्स की कही गई थी, यहाँ 30 टिप्स कही गई और यहाँ कहा गया है मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो बट हैज कंप्लीटेड 30 टिप्स इन अ करंट मंथ, तो यानी कि टी में आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, टी में 1 हो गया। हैज नो रिकॉर्ड ऑफ लेट पेमेंट पेनल्टी, तो यहाँ पे कंप्यूटर हैज लेट पेमेंट पेनल्टी रिकॉर्ड, तो ये चीज इसमें अपोजिट मैच हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर बच्चों ये पी वाले में हमें जीरो लेना पड़ेगा, जीरो, और बाकी एस का कोई बात नहीं कहेगी, तो इसमें आप डैश मार दीजिएगा। देन लास्ट कंडीशन देखें, अ कंप्यूटर सीनियर सिटीजन विद नो रिकॉर्ड ऑफ लेट पेमेंट, तो पहली बात है कंप्यूटर इज अ सीनियर सिटीजन, इसका मतलब है सीनियर सिटीजन वाला ये एस में 1 रहेगा, तो तीसरी कंडीशन बनाते समय आपका एस में 1 रहेगा, ये आपने लिख दिया। और फिर कहा गया नो रिकॉर्ड लेट पेमेंट पेनल्टी इन रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ट्रिप्स, तो कंप्यूटर हैज लेट पेमेंट पेनल्टी, तो ये इसका अपोजिट हो रहा है, वो लेट पेमेंट पेनल्टी कह रहा है और ये नो रिकॉर्ड कह रहा है, इसका मतलब पी में आपको यहाँ पर जीरो लेना पड़ेगा, पी में आप यहाँ पर जीरो ले लीजिए, और कोई बात कही नहीं गई बच्चों, तो यहाँ पर आप डैश मार दीजिए, बस इतना करना होता है। अब आपने ये कंडीशन बना ली, ये आप दिखाइएगा कि आपने ये कंडीशन बना ली। उसके बाद फिर आपको अब ट्रुथ टेबल बनानी होती इस कंडीशन के हिसाब से, और जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसमें ये कंडीशन में जहां जहां पर डी में और टी में 1 1 पाया जाए वो बस ट्रुथ टेबल में फाइनल रिजल्ट में 1 लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए जहां पे डी में 0 हो होना ही चाहिए, और पी में 0 हो होना ही चाहिए, और टी में 1, ये तीनों कंडीशन जहां मैच होंगे वहां पे रिजल्ट में 1 लिख दीजिएगा। और फिर तीसरी कंडीशन में जहां पे पी में 0 हो और एस में 1 हो, ये कंडीशन मैच हो, बाकी इसमें कुछ भी दिया हो उससे कोई देखना भी नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। तो आप ये कंडीशन चाहे आपके पास नोट कर लीजिए, और मैं अभी नीचे ट्रुथ टेबल बनाई हुई है उसको दिखाई दे रहा हूं, उसमें ये मैच की गई है। एक कंडीशन में खाली याद कर लेता हूं कि डी में 1 है, टी में 1 है और एस में 0 है, डी टी एस, डी में 1, टी में 1, एस में 0, इसको मैच करके मैं दिखाई देता हूं आपको, बस इतना ही करना होता है। अब यहां पे आ जाइए, ये देखिए ये मैंने कंडीशन बना के दिखा दी है इस तरीके से, ये सोल्यूशन है। यहाँ पर जो तीनों कंडीशन मैंने बनाई थी, डी में 1, टी में 1, एस में 0, तो इसमें हमने दिखा दिया है कि ये कहां कहां मैच हो रही है ट्रुथ टेबल में, यहां यहां मैच हो रही है, ये M12 पर, M14 पर। बाकी आप ट्रुथ टेबल इस तरीके से बना सकते हैं, ये ट्रुथ टेबल है, ठीक है, ये ट्रुथ टेबल। अच्छा, ये रफली वर्क कर लीजिएगा आप वैल्यू निकालने के लिए के मैप की। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये पेंसिल से डाल लीजिएगा, बाद में इसको रफ भी कर देना है। अब जैसे कि हमारा क्या था कि डी में 1 है और टी में 1 है, एस में 0 है, तो डी में 1 अगर देखें बच्चों तो डी में तो ये लास्ट के 8 1 है डी में, और उसके टी में 1, तो टी में इस 8 1 के आगे ही आपको देखना है, ये 8 1 डी वाले हो गए, और फिर ये उसके आगे ही 4 1 ये टी वाले हो गए, तो यानी अब इसी के अंदर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और फिर आपको क्या देखना था, एस में 0 देखना था, तो एस में 0 यहां पर एक ये है और एक ये है, तो अब ये 8 1 है, उसके आगे 4 0 मिलने चाहिए थे, और उसके आगे 2 1 मिलने चाहिए, तो उसके आगे 2 0, यानी कि अब ये कंडीशन यहां पर ये वाली 12 वाली एग्जैक्टली मैच हो रही है,
और ये 14 वाली एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो आप रिजल्ट वाले उसमें इसमें 1 और इसमें 1 लिख देंगे। तो पहली कंडीशन से सिर्फ ये 2 ही 1 यहाँ पर आए, ऐसे 2 कंडीशन और है, उनसे आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पर सारे 1 मिल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पिछले साल भी एक बच्चे से गलती हो गई थी, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी नीचे क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसमें सॉफ्ट एक्सप्रेशन बनानी है या पॉज बनानी है। तो बच्चों याद रखिएगा कि निकाले हमेशा यहाँ पे 1 जाते हैं, ये 1 निकाल लिया हमने, बाकी जितने बॉक्सेस हैं उसमें 0 फिल कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सॉफ्ट एक्सप्रेशन कही गई है बनाने के लिए तो जो आपने ये 1 निकाले हैं इनसे एक्सप्रेशन बनानी है आपको। लेकिन अगर पॉज एक्सप्रेशन कही गई है तो ये जो 1 निकाले हैं अब इनसे नहीं बनानी है, जो बाद में बचे हुए बॉक्सेस में 0 फिल कर दिए गए हैं, पॉज एक्सप्रेशन में मैं लिख दे रहा हूं 0 पे पॉज एक्सप्रेशन बनती है। अगर पॉज कही गई तो 0 से एक्सप्रेशन बनानी है, अगर सॉफ्ट कही गई है तो 1 से एक्सप्रेशन बनानी है। इस बात का याद रखिएगा। अब किसी बच्चे ने क्या किया कि पिछले साल मान लीजिए पॉज एक्सप्रेशन आई थी और पॉज एक्सप्रेशन के हिसाब से उसको 0 से बनाना चाहिए था, लेकिन उसने 1 से बना दिया, तो बस गलत हो गया उसका। तो ऐसा ना कीजिएगा। तो ये मैंने नंबर जो लिखाए थे ये इसलिए लिखाए थे कि जहां जहां पर ये 1 आ रहे हैं वही सॉफ्ट एक्सप्रेशन में ये नंबर के मैथ में जाने हैं। यानी कि 4 है, आपका 5 है, 4 5 और 9 है, 12 है, 14 है, इस तरीके से सारी वैल्यूज इसमें आई हैं। तो अब आगे एक्सप्रेशन आपको दिखानी होती है, तो एक्सप्रेशन देखो ये मैंने दिखा दी है, सम में ये वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 मार्क्स का ट्रूथ टेबल हो गया और 2 मार्क्स आपका ये सॉफ्ट, ये 3 मार्क्स का ऊपर ट्रूथ टेबल बनाया है आपने, 2 मार्क्स का ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन हो गया। तो 5 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन। इसमें जो ऊपर एक्सप्रेशन दी गई है उसको के मैथ के द्वारा आपको रिड्यूस करके दिखाना है, ठीक है। और नैंड गेट से ही इसको बनाने के लिए कहा गया। तो नैंड गेट का मतलब जितने भी गेट एंड और नॉट है सबको नैंड में कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपका इसका दूसरा पार्ट है जो 5 नंबर में आपका दिया गया है। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली थी उसी से देखिए बच्चों, ये मैंने सॉफ्ट एक्सप्रेशन एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछी गई थी तो उसके हिसाब से के मैप बनाया गया और आपकी जो भी वैल्यू आई थी सॉफ्ट एक्सप्रेशन की वो नंबर जो भी दिखाई पड़ रहे हैं अप्रोप्रिएट उसमें फिल कर दी गई। और फिर के मैप में आपको रूल मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, के मैप में ये रूल फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास वैल्यू अवेलेबल हुई थी आपको उनमें ये 1 पुट कर देना है और बचे हुए बॉक्सेस में 0 पुट करना जरूरी है। 1 से सॉफ्ट एक्सप्रेशन बनती है तो 1 हमने पुट कर दिया। कई बच्चे बचे हुए बॉक्स में कुछ फिल नहीं करते हैं तो उसमें आधा नंबर या 1 नंबर इसी बात का कट जाता है। तो ये गलती ना कीजिएगा, पहला रूल हो गया। दूसरा, इसमें ये ऑक्टेट क्वाड पेयर ये बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्टेट बनाया जाता है। ऑक्टेट पूरा बीच में ढूंढिए, बीच में नहीं मिले तो मैप रोलिंग से ढूंढिए, 8 1 मिलने चाहिए। तो जब ऑक्टेट बना रहे होंगे तो आपका क्वाड पे नहीं जाना चाहिए, पेयर पे नहीं जाना चाहिए, जबकि आपका चला जाएगा, पेयर कहेगा देखो मैं बन रहा हूं, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिए, आप ऑक्टेट ही बनाइए। जब ऑक्टेट आगे 8 1 आपको नहीं मिल रहे हैं तभी आप क्वाड पे आओगे पेयर के लिए। और जब क्वाड बना रहे हो तो फिर पेयर पे ध्यान हो जाए आपका। क्वाड जब मिलना बंद हो जाए, मैप रोलिंग और बीच में जहां कहीं मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाए तभी आप जो है पेयर पे जाओगे सबसे लास्ट में। और सिंगलेट भी होता है लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में ही होता है, पेयर आपका बन जाता है कि सारे वन सर्कल में आ जाने चाहिए। अगर कोई ऐसा वन है जो किसी सर्कल में आई मैच ही नहीं हो रहा है ऑक्टेट क्वाड पेयर में तो आपको वो सिंगलेट के रूप में लेना होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है कि आप सबसे पहले, जैसे यहाँ पे ऑक्टेट तो कोई 8 1 वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमें 4 1 वाला क्वाड ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी बीच में 4 1 मिल रहे हैं वो उनको ढूंढकर आप सबसे पहले बना दीजिए। जैसे कि ये 4 1 आपके मिल रहे थे तो ये बना दिया हमने। उसके बाद बिना इसको दूसरा रूल क्या है? बिना इसको डिस्टर्ब किए अगर दूसरा कोई क्वाड मिल रहा है तो उसको पहले बनाइए, क्योंकि रिडंडेंट वाली जो समस्या आती है उसका बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप जो है पहला क्वाड बनाने के बाद या ऑक्टेट बनाने के बाद जो भी पहली चीज बड़ी वाली बन रही है
फिर दूसरी चीज, बिना इसको डिस्टर्ब किए आपको ढूंढना होता है कि कहीं मिल रहा है, और अगर बिना डिस्टर्ब किए नहीं मिल रहा है तभी आपको डिस्टर्ब करके बनाना है कि अब ये इसके डिस्टर्ब करने का मतलब है इसके वन लेकर आपको तब बनाना है जब बाहर से कोई ना मिल रहा हो। तो अब क्योंकि हमारा नहीं मिल रहा है तो ये दोनों वन लेकर ये बना दिया, तो दूसरा क्वाड हो गया। अब और दो क्वाड बन गए, और कोई वन है तो ये एक वन और ये एक वन फ्री पड़ा था, तो इससे हमारा ये पेयर बन गया, ये वन और ये वन से हमारा पेयर बन गया। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा यही पेयर बना देते, तो ये तो दोनों वन क्वाड की प्रॉपर्टी ना, तो हमें अगर कुछ बनाना है तो बाहर का कोई एक मिल जाए और इसके अंदर का कोई एक है तो आप एक नया प्रॉपर्टी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि क्वाड के अंदर ये दो चार बना चुके हैं और फिर इसी के अंदर ये पेयर भी बना दिया, ये बिल्कुल गलत है और आपका सब काट दिया जाएगा। तो आप ऐसे ना कीजिएगा। तो आपका यहाँ पे देखिए दो क्वाड एक पेयर मिल गया है, ठीक है। और उसके बाद रिड्यूस करना आपको बताया गया होगा, साल भर में आपने यही सीखा है। ये मैंने देखिए रिड्यूस कर दिया है और रिड्यूस एक्सप्रेशन ये हमारी निकल गई है। और उसके बाद इसको नैंड गेट से बनाना था, तो नैंड गेट से मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। अच्छा, मैंने बच्चों से कह दिया है कि इसको नैंड गेट का अब पिक्चर अपने आप बना लीजिएगा, ये जो आई है एक्सप्रेशन, और बहुत आसान है, बना लेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ ये आप नहीं बना पा रहे हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कमेंट में आपका तरीका बता दूंगा। लेकिन क्योंकि पेपर बड़ा है और कल ही आपका पेपर है, इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता दे रहा हूं। उसके बाद देखिए बच्चों, ये दूसरा पॉज का दे दिया गया, तो पैटर्न यही है कि अगर वो स्टोरी वाले क्वेश्चन में सॉफ्ट किया गया तो दूसरा वाला यहाँ पर पॉज का होगा, लेकिन अगर ऊपर पॉज का पूछ दिया गया एक्सप्रेशन का तो नीचे वाला दूसरा ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन में होगा। तो ये वैल्यू दी गई है, इन वैल्यू को लेकर आपने पहले यहाँ पे जीरो फिल कर दिए, और जीरो फिल करने के बाद जो बचे हुए बॉक्सेस होंगे उसमें वन फिल कर देना है। लेकिन ये वन फिल करने वाला काम, ये जो बचे हुए बॉक्सेस में वैल्यू फिल करने वाला काम बाद में कीजिएगा, पहले आप ये जीरो को लेकर बना लीजिए। तो देखिए ये 8 जीरो मिल गए, ऑक्टेट गना, ये भी 8 जीरो मिल गए, ऑक्टेट गना, और कोई जीरो यहाँ है नहीं, तो बाकी बचे वो बॉक्सेस में वन फिल कर दिया। और ये नंबरिंग देने का तरीका है इसका ग्रे कोड के हिसाब से, ये आपने दे दिया। उसके बाद इसको भी रिड्यूस कर लिया, जो भी आपने रिड्यूस करने का तरीका देखा है, और इसका भी मैंने कह दिया है कि इसका अपना खुद बना लीजिए, ठीक है, गेट वगैरह। उसके बाद फिर बच्चों इसी क्वेश्चन में ये जो दूसरा वाला के मैप होता है, इसी में बी पार्ट भी होता है। यहां पे कहा ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ नॉर गेट ओनली फॉर द रिड्यूस एक्सप्रेशन, यानी कि assume that variable and their complement are available। तो ठीक है, ये आपका एक एक्सप्रेशन दी गई है c प्लस डी का होल बार, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा आपका, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन दी गई थी, इसी का आपको बनाना था, ठीक है। तो ये सी बार डॉट डी बार इसमें है, और इसी को अगर हम सॉल्व करें तो ये, यदि कि अगर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करें तो ये आएगा, और अगर जो है दूसरे रूप में लिखें तो ये आएगा। तो उसके थ्रू हमने यहाँ पर ये आपका एक्सॉर गेट से नॉर गेट से बना दिया है। ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया था उसके हिसाब से बनाया गया। मैं आपको क्वेश्चन चलिए दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन 1 था और इसमें ये 1 का सॉल्यूशन हो गया। यहां पर ये सारा रिड्यूस एक्सप्रेशन आ गई, और फिर यहां पर ये क्वेश्चन बी नंबर 2 आना चाहिए, यहाँ पे बी लग गया है, नॉर गेट का बनाना है, ठीक है। और रिड्यूस एक्सप्रेशन जो ये ऊपर आई है इसी का बनाना है, तो ये रिड्यूस एक्सप्रेशन यही थी, इसका यहाँ पे बना दिया गया। फिलहाल कोई बात नहीं, इसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद नंबर 2, इसकी मैं बात कर रहा था, वो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में ये भैया बच्चों जो है पुराने पेपर में देखोगे तो नहीं मिलेगा, नए पेपर जो 2025 का आया है उसमें ये मिलेगा, 24 में भी है ये, कि आपको एक डायग्राम बनाया दिया जाता है और 1 2 3 पॉइंट दे दिए जाते हैं जिसकी एक्सप्रेशन निकालनी होती है आपको, और फिर इस तीनों पॉइंट की फाइनल एक्सप्रेशन निकालनी है आपको, और फाइनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है और फिर बताना है ये कौन सा गेट आया है, रिड्यूस एक्सप्रेशन से कौन सा गेट आया है। तो देखिए यहाँ पर ये तो देख के ही आप पहचान जाओगे, नॉट गया है, मैं ऐसे जनरली दिखाई दे रहा हूं, ये नॉट गया है और ये y गया है, x गया है। तो आप यहाँ पे देखिए और गेट है, तो और गेट का मतलब x प्लस
y बार, क्योंकि ये y बार निकलेगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखें इधर, तो ये x से लाइन आई है तो ये x हो गया, और ये क्योंकि एंड गेट है तो यहाँ पे z जा रहा है तो डॉट z डाल दिया। फिर यहाँ देखें तो थर्ड एक्सप्रेशन में x प्लस y बार तो है ही, और इसके साथ में ये एंड गेट है तो डॉट लगाकर x डॉट z यहां लिख दीजिए। फिर फाइनल एक्सप्रेशन में देखें तो यहाँ पे z से एक लाइन और इसमें आई है, तो इसका मतलब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, यही चीज यहाँ पे आ जाएगी, और इसके साथ खाली क्या बढ़ जाना है, ये और गेट है, इसका मतलब प्लस z क्लास में आ जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आप नीचे इसको रिड्यूस करके गेट बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखिएगा कि पार्ट 1 में ये एक्सप्रेशन आई है, पार्ट 2 में ये एक्सप्रेशन आई है, पार्ट 3 में ये एक्सप्रेशन आई है, और फाइनल एक्सप्रेशन आपकी ये आई है। और फाइनल एक्सप्रेशन के रिड्यूस करने पर आपको ये मिल रहा है, और इस केस में अगर ये बार लगा है तो इसको इग्नोर कर देते हैं, और ये आपका और गेट माना जाएगा। ये इग्नोर नॉट गेट, तो ये और गेट माना जाएगा, मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको स्क्रीन से पढ़ लीजिएगा। अभी तो जल्दी जल्दी मैं पेपर सॉल्व करके आगे बढ़ रहा हूं। फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए बच्चों, इनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर, ये 3 थ्योरी है जिसमें आपको बदल बदल के हर साल आता रहता है। तो मेरे हिसाब से इस बार आपका डिकोडर आ रहा है, और अच्छा चांसेस मल्टीप्लेक्सर के भी हैं, लेकिन गेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चन नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने डिकोडर रखा है। और इनकोडर आपका आ चुका है। तो व्हाट इज डिकोडर और हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम इनकोडर, ये बीच में एक्स्ट्रा में मैंने डाल दिया कि कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं कि व्हाट इज डिकोडर ना पूछ के सीधे कह देते हैं हाउ डिकोडर इज डिफरेंट फ्रॉम इनकोडर, और उसके बाद फिर डिकोडर का सर्किट डायग्राम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे 3x8 बाइनरी डिकोडर, बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर का पूछ लिया गया है। ठीक है, तो डिकोडर की डेफिनेशन दे दिया। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट बाइंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम n इनपुट लाइन टू मैक्सिमम 2 की पावर n यूनिक आउटपुट लाइन। और बच्चों ये फिक्स थ्योरी होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है इसके बारे में, डिकोडर, और इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान होता है। ठीक है, उसके बाद 3x8 डिकोडर का ट्रुथ टेबल बना दिया गया है। और ट्रुथ टेबल में इसमें आपको याद होगा बहुत आसान होता है, इसमें डायगोनल में खाली 1 डालने होते हैं, और इनपुट में क्योंकि ऑक्टल का है तो ऑक्टल का मतलब 0 से 7 तक का आपका जाएगा, ये 5 तक है, नीचे भी और वैल्यू होंगी, और फिर डायगोनल में आप ये 1 डाल दीजिए। और ये ABC 3 इनपुट हैं, तो इसमें 4 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1, और फिर ये आपका आउटपुट है। डिकोडर वाली क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। फिर बच्चों ये आपका डिकोडर का डायग्राम हो गया कि आपका 3 इनपुट थे और उससे 8 आउटपुट आपके आते हैं, तो ये आपका 8 आउटपुट कंप्लीट हो गए। ये डिकोडर का डायग्राम हो गया। ठीक है, और डिकोडर जो है बच्चों ये आपका एंड गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनकोडर जो है और गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये एंड गेट सारे बने हैं, एमएस वर्ड में बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो मैंने इस तरीके से बना पाया है, वही दे दिया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन आपका जो गेट्स के नेटवर्क होते हैं, नैंड नेटवर्क और नॉर नेटवर्क, उससे क्वेश्चन आता है। तो वहां पे बेसिक क्वेश्चन क्या है, नॉट गेट को नैंड या नॉर से बना के दिखाइए, एंड गेट को नैंड गेट या नॉर गेट नेटवर्क से बना के दिखाइए, और गेट को नैंड या नॉर गेट से बनाकर दिखाइए। ये तो बेसिक हो गए, और कुछ एडवांस में है कि जैसे एक्सऑर गेट को नैंड से बनाओ या नॉर से बनाओ, एक्सनॉर को बनाओ, या कोई सर्किट दे दिया गया उसको बनाओ। तो यहां पर इसी तरीके का एक क्वेश्चन आता है जो एडवांस वाला है। तो यहाँ पे एक्सऑर गेट को नॉर गेट से बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा पिक्चर बना दिया है, और एक्सप्लेनेशन मजबूरी है हमारी, ये आप अपने आप समझिएगा। ये एक्सऑर गेट है। अब नॉर्मली देखा जाए एक्सऑर गेट की, हाँ इसमें हिंट पॉइंट मैं दे दे रहा हूं। एक्सऑर गेट के एक्सप्रेशन में
वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन होती है। और कोई भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन को अगर नैंड गेट से बनाने के लिए कहा जाए तो कुछ भी चिंता नहीं करना है। जैसे किसी भी एक्सप्रेशन का नॉर्मल गेट बनाते हो कि नॉट है तो नॉट लगा दिया, एंड है तो एंड लगा दिया, और है तो और लगा दिया, तो उसी तरीके से जहां नॉट लगना है वहां नैंड बनाओ, जहां और लगना है वहां नैंड बनाओ, जहां नॉट एंड लगना है वहां भी नैंड बनाओ। सारा कुछ नैंड में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहां पर ये क्या पूछ दिया गया कि एक्सॉर गेट सॉफ्ट एक्सप्रेशन होती है और कह दिया गया नॉर गेट से बनाओ, और नॉर गेट से तो पॉज एक्सप्रेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपको खाली इतने सीखना है कि आप सिंपल वे में जो बनाते हो बना लीजिए और उसके बाद इसको एक बार और एक्स्ट्रा पास कर दीजिएगा तो आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यही इसका की पॉइंट है। जब आप ये एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सॉर गेट की एक्सप्रेशन ये होती है a डॉट b बार प्लस a बार डॉट b, और इसको आप उसी हिसाब से ये बनाया गया। सारे नॉट गेट को नैंड बना दिया गया, फिर एंड गेट को नैंड बना दिया गया, फिर एंड गेट को नैंड बना दिया गया, और उसके बाद एक ये एक्सप्रेशन आई, ये तो इससे मैच नहीं हो रही है, तो इसको मैच कराने के लिए एक बार और पास किया गया। तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आई है, इसको सॉल्व करने पर देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैच हो रही है। इसका मतलब आपका बिल्कुल सही है। इसके भी 7-8 रूल होते हैं जो मैंने वीडियोस में डाले हैं, आप उसको देखिएगा जरूर। उसके बाद बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। कोई भी एक आपका वो प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा जिसको आपको पता करना होता है कि ये वैलिड है या नहीं है। तो वैलिड होगी तो सारे 1 आएंगे, अगर वैलिड नहीं है तो सारे 1 नहीं होंगे, यानी टोटोलॉजी होनी चाहिए वैलिड में। तो देखो ये एक्सप्रेशन दी गई है, अब इसको वैलिड चेक किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ये एक 0 आ गया है और ये भी 0 आ गया, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। बाकी ये सिंबल्स के हिसाब से इसके रिजल्ट निकाले जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन आप मैं एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत आसान है। जैसे कि अगर ये पी क्यू की बताएं तो आपको यहाँ पे जब वैल्यू डालनी होती है पी क्यू की, तो पी में आपको 0 ढूंढना है, 1 ढूंढना है, पी में 1 ढूंढना है, क्यू में 0, तभी इसमें 0 जाएगा, बाकी सारे 1। एक बार मैं दिखाई दे रहा हूं, यहां देखिए पी क्यू का आपका कंडीशनल का बनाना है, तो पी में आपको 1 ढूंढना है और क्यू में आपको 0 ढूंढना है। तो देखो पी में 1 है, क्यू में 0 है, ये वाली कंडीशन में, तो उसी केस में आप यहां पर 0 डालेंगे, बाकी सारे 1। अब देखो ये भी एक कंडीशन मैच हो रही है, तो इसी के पी में 1 है और क्यू में 0 है, तभी 0 डाला गया है, बाकी सारे अपने आप 1 कर दीजिए। इसी तरीके से आप जब इसमें देखेंगे क्यू आर में, तो क्यू में 1 होना चाहिए और आर में 0, तभी आपका यहां पर 0 जाएगा, जैसे ये आया है। एक बार देख लेंगे क्यू और आर, क्यू और आर, तो यहां पर क्यू में 1 है और आर में 0 है, तभी आपका यहां पर 0 आया है, बाकी सारे 1। इस तरीके से करते हुए सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िएगा। ये लॉजिक मैंने बना दिया है। इस हिसाब से जब ये ट्रुथ टेबल बन जाए तो लिख दीजिएगा हियर एलएचएस आरएचएस वैल्यू आर नॉट सेम, हेंस दिस एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। वैलिड पूछा गया तो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया बच्चों। अब देखेंगे, ये मैंने जानबूझ के डाल दिया, ये आप लोग कंसीडर के पेपर में तो वही एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे ये वाला रख दो चाहे वो, मैंने 2 एक्सप्रेशन रख दी है। तो यहाँ पे भी आपका उसी तरीके से क्या प्रोपोजिशन का पूछा जा सकता है कि कोई एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें टोटोलॉजी प्रूफ हो रहा है या कॉन्टिंजेंसीज या कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी का मतलब सारे 1 आ जाए, कॉन्टिंजेंसीज का मतलब कुछ 0 कुछ 1 आ जाए, और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब सारे 0 हो जाए, इस तरीके से होता है। तो देखिए ये आपकी प्रूफ की गई है, तो यहाँ पर ये सारे 1 आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये टोटोलॉजी लिखी जाएगी, आपका ये पूरा हो गया। अब देखिए मैं बच्चों इसी में आपका सेक्शन बी, जिसमें आपका सेक्शन बी में 3 प्रोग्राम आएंगे आपके। पहला प्रोग्राम आपका रिकर्जन से आएगा, दूसरा प्रोग्राम आपका ऑब्जेक्ट पासिंग से आएगा और तीसरा प्रोग्राम आपका स्ट्रिंग से आएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रेटजी ये रहती है कि आप तीनों प्रोग्राम तो करने नहीं, कोई 2 करने हैं, तो सारे प्रोग्राम अगर आप बहुत ज्यादा साल भर में पढ़ नहीं पाए हैं तो सारे प्रोग्राम बच्चों करने की कोशिश ना कीजिए, आप सिर्फ 2 प्रोग्राम पर फोकस कीजिए और जितना भी डेटा आपको मिले इधर उधर से सारा 2 प्रोग्राम पे ही आपका फोकस लगाकर उस चीज को कंफर्म कर लीजिए जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें स्ट्रेटजी ये होती है, क्योंकि रिकर्जन का आउटपुट भी आता है तो क्यों ना रिकर्जन को ही कर लिया जाए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा है कि रिकर्जन भाई हमें पूरे साल भर नहीं समझ में आया,
तो फिर रिकर्जन आप छोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्ट पासिंग में आ जाइए। तो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, रिकर्जन में जितने भी सिंगल लूप के प्रोग्राम होते हैं सारे रिकर्जन से बनाए जा सकते हैं या सारे रिकर्जन से बनाए जाते हैं। तो उसमें नंबर प्रोग्रामिंग, सीरीज प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है बच्चों, ट्रेंड के हिसाब से हम आजकल सिर्फ नंबर प्रोग्रामिंग ही आ रही है। तो नंबर प्रोग्रामिंग में आपको मालूम है प्राइम नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, बहुत सारे नंबर हैं और कोई ना कोई बोर्ड नया नंबर भी बना देता है। कोई छोटी सी प्रोसेस जो पहले पुराने नंबर में हमने देखी है उसमें दो प्रोसेस को जोड़कर कोई नया नंबर नाम दे दिया गया। ये ज्यादातर होता है, 10th में भी ऐसा इस साल हुआ है, हर साल होता है लगभग। तो इसमें रिकर्सिव टेक्निक से आपको इसको करना है। जो बच्चे इस बात के लिए चिंतित हैं कि इसमें स्ट्रिंग का प्रोग्राम भी आ जाएगा, तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अभी मुझे विश्वास है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से नंबर प्रोग्रामिंग ही आएगी, तो आप डरिए नहीं। अब नंबर प्रोग्राम में थोड़ा सा ये गेस वर्क है कि आपका स्पेसिमेन पेपर में एलसीएम एचसीएफ वाला कुछ क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने बहुत ज्यादा सोच विचार कर यहाँ पर ये एलसीएम एचसीएफ का निकाला है कि हमारा एलसीएम एचसीएफ का जीसीडी वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको गौर कीजिएगा, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में नहीं अभी आया है, वो बहुत पहले आउटपुट में जीसीडी वगैरह आया था, प्रोग्राम के रूप में अभी एलसीएम एचसीएफ नहीं आया, लेकिन स्पेसिमेन पेपर में दिया था। तो उसके हिसाब से मेरा ये जो 2025 या किसी स्पेसिमेन पेपर उसमें गेस लगाते हैं तो बहुत सारे डेटा को पढ़ना पड़ता है। तो ये मैंने टफ वाला ले लिया है जानबूझ के कि कई बच्चों का इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा। बाकी जो नंबर प्रोग्रामिंग आती है वो तो आसान ही होती है, तो वो तो आप अगर रिकर्जन पढ़े हो तो आराम से कर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपका एक क्लास है हाई फैक्ट हैज बीन डिफाइंड टू फाइंड एचसीएफ of two number using recursive technique और this HCF is used to find LCM। HCF निकालने के लिए recursive technique यूज करनी है और LCM डायरेक्टली निकाल देना है, ऐसा कहा गया है। Some member of class given below, तो ये कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं और ये एक्सेप्ट में वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और रेक्ट HCF से ये LCM निकालना है। LCM डायरेक्ट निकल जाएगा, जो एचसीएफ निकलता है उसका एक फॉर्मूला होता है ना, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा दो डिवाइडेड बाय एचसीएफ कर दो तो एलसीएम निकल आता है। तो एलसीएम का डायरेक्टली करना है और एचसीएफ का आपको रिकर्सिव टेक्निक से करना है, ठीक है। तो ये ए बी में दो नंबर हो जाएंगे, एचसीएफ में एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम में एलसीएम ले लेंगे, ये सब में प्रिंट करा देना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं दिखाई दे रहा हूं और बोलते हुए आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पे ए बी और एचसीएफ एलसीएम ये सारे वेरिएबल हो गए, फिर कंस्ट्रक्टर में सारे वेरिएबल्स में 0 डाल दिया गया है। उसके बाद वर्ड एक्सट्रैक्ट में ए और बी की कोई वैल्यू स्टोर कर ली गई है और फिर यहाँ पर ये रिकर्सिव टेक्निक से एचसीएफ दिया गया है। तो मैं हल्का सा इसको चला के दिखाई दे रहा हूं कि एचसीएफ कैसे निकला। तो दो नंबर आपको लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी दो नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने 6 और 8 ले लिया है, तो 6 और 8 में एचसीएफ देख लेते हैं। मान लीजिए 6 और 12 लिया है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 1 से लगाकर उस नंबर तक जो दोनों नंबर है उसके दोनों नंबर में जो छोटा वाला नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर, वहां तक आप चेक करिए कि 1 से क्या दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तो 1 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते हैं। बच्चों लाइट चली गई है तो अभी ऐसे क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1 से क्या दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं? नहीं डिवाइड हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, सॉरी लाइट चली गई तो थोड़ा सा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया। 1 से क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं ये, तो 1 एचसीएफ कहाँ लिया जाएगा। फिर अगला नंबर उठाइए, हाईएस्ट मतलब बड़ा नंबर चाहिए। फिर 2 से देखिए तो 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 को भी छोड़ के फिर 3 पे जाइए। अब 3 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो एचसीएफ 3 हो गया। अब 3 के बाद 4 पे जाइए, अब 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है दोनों नंबर, क्योंकि 6 डिवाइड नहीं होगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 ही आपका इसका एचसीएफ आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है और यहाँ पर 12 ले लिया है, और फिर इसको देखिए n2 में 12 है। 12 आपका 0 के बराबर है तो नहीं है, तो आप एल्स में आ जाइए। एल्स में रिटर्न के अंदर ये फंक्शन कॉल कर दिया गया और फंक्शन में मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ n1 और n2। तो n1 में मैंने यहाँ पे लिख लिया है 6, n2 में आपका 12 है। अब देखिए यहाँ पे जब ये फंक्शन रिकर्सिव वाला कॉल हुआ तो n2 की वैल्यू n1 में जा रही है, तो n2 की वैल्यू क्या है 12 है, वो कहां चली जाए n1 में चली जाए। तो ये फर्स्ट सिस्टम में ऐसा हो रहा है। 12 जो है
N2 वाली वैल्यू कहां चली जाएगी, N1 में चली जाएगी। उसके बाद यहां पे N2 में क्या जाए, N1 डिवाइडेड बाई मॉड बाई 2 जा रहा है। तो N1 क्या था, N1 आपका 6 था, और 6 मॉड 2 करेंगे, 6 मॉड N2 करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे। अब 12 से जो डिवाइड करेंगे तो बच्चों, तो यहाँ पे किसी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कराओ तो रिजल्ट छोटा नंबर ही बन जाता है, यानी कि 6 आ जाएगा। तो ये 6 यहाँ पे डिवाइड होकर जाएगा कहां, N2 के पास। तो N2 के पास यहां 6 पहुंच गया, N2 के पास आपका यहां पर 6 पहुंच गया, और N1 के पास आपका N2 वाली वैल्यू पहले ही जा चुकी है, यानी कि 6 जा चुकी है। ठीक है, ये देख लिया आपने। ओके, एक मिनट मैं फिर से चेक कर ले रहा हूं। यहाँ पे 12 था, अच्छा ये 12 गया है इसमें, तो यहाँ पे ये 12 गया है और यहाँ पे आपका 6 गया है, जो कैलकुलेशन सामने लिखी। फिर आ जाइए, अब N2 में इसमें क्या है, 6 है, तो 6 0 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर एल्स में आइए, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब ये सेकंड टाइम कॉल हो रहा है। अब इसमें फिर से कहा जा रहा है क्या, कि N2 वाली वैल्यू N1 में दे दीजिए। तो N2 वाली वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो 6 आपका यहाँ पर N1 में चला जाएगा, यहाँ पर 6 N1 में चला गया, ये 6 आ गया। और उसके बाद अब यहां पर ये N1 डिवाइडेड बाय N2 हो रहा है, तो N1 की वैल्यू इस समय क्या थी, 12 थी, तो 12 डिवाइडेड बाय मॉड बाय, और N2 हो रहा है, तो N2 में आपकी वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो 6 लिख दीजिए। तो ये आपका सीधे सीधे पूरा, हाँ ये मैंने 3 SCF लिख दिया था, थोड़ा आगे चलाना मैं भूल गया। तो देखिए ये अगर बढ़ाते चले जाएं, हमने क्या कहा था, छोटी वैल्यू तक चलाना है, तो देखिए 6 तक चलेगा तो 6 से डिवाइड हो जाता है और 12 से, यानी SCF 6 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो आपका N1 में तो 6 गया है और N2 में आपका 0 गया है, N2 में आपका 0 गया है। अब देखिए N2 में 0 गया है, 0 0 से मैच हो जाएगा, और N1 रिटर्न कर दिया तो N1 में क्या था, N1 में 6 था, तो 6 आपका बच्चों यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। सॉरी उस समय मैंने लाइट चली गई थी तो ध्यान नहीं दिया, ये और पूरा छोटी वैल्यू तक चला के देखना होता है। तो आपका ये 6 आया है इससे, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद फिर आपका देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालना था, तो एलसीएम में देखिए यहाँ पे ये एलसीएम वाला फंक्शन है जिसमें दोनों नंबर भेजे गए और साथ में एचसीएफ जो निकला है वो भेजा गया है, 6 निकला है। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा दिया गया, डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर दिया गया, तो आपका एलसीएम निकल आएगा। ये रिकर्सिव टेक्निक से नहीं करना था। उसके बाद फिर आपका डिस्प्ले के अंदर से एलसीएम एचसीएफ दोनों फंक्शन कॉल कर दिए गए हैं, और आप देखिए पहले यहाँ पर एचसीएफ कॉल किया गया है, और जब एचसीएफ 6 आपका निकल आया फिर एलसीएम कॉल किया गया, एलसीएम में एबी और साथ में एचसीएफ यानी 6 ये सब भेजा गया है, तब ऊपर कैलकुलेट किया गया। फिर आप फाइनली यहाँ पर सारी चीजें प्रिंट कर दीजिए, सिंपल था ये, बॉर्डमैन से कॉल कर दीजिए। और बच्चों मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई वीडी टेबल भी बना दें, जैसे कि 10th में बनाते थे, ये कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी कमेंट, देखो दो चीजें हैं अगर फुल मार्क्स पाने 10 में 10, एक तो कमेंट लाइन लिखना जरूरी है, ये तो बिल्कुल जरूरी है अगर वीडी टेबल नहीं भी बनाई, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बनाइए, लेकिन बना जरूर दीजिए, जरूरी नहीं कि सारे वेरिएबल उसमें आप डाल के एक्सप्लेन करते जाएं। तो देखिए ये वीडी टेबल एक बार पढ़ लीजिए, ऐसे लिखा जाता है वीडी टेबल में, जो भी वेरिएबल ऊपर यूज हुए हैं उनके लिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैंने एग्जाम में टिप्स भी दे रखी है कि बच्चे गाइड हों प्रॉपर उसके लिए। फिर देखिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लिया है कलेक्शन नाम का, ये एरे से आएगा। यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, और गेस पर बता रहा हूँ कि गेस पेपर में भाई सारे क्वेश्चन डाले नहीं जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया जो सेट है, यानी कि एरे के 2 सेट हैं, पहला एरे और दूसरा एरे, उन दोनों के अंदर हमें कॉमन नंबर ढूंढने होते हैं, और यूनियन का मतलब है कॉमन नंबर निकल आए और जो पहले एरे में बचे हैं वो भी आ जाएं और जो दूसरे एरे में बचे हैं वो भी आ जाएं, लेकिन कॉमन नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये यूनियन निकालने वाला प्रोग्राम है जो एरे से है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत 2008 के आसपास का डेटा देखा, उससे ढूंढ के मैंने ये रखा है क्वेश्चन। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 2 जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो कल के एग्जाम में आपको
एक बात कि हाँ अगर आपने कर लिया है तो सर ने बता दिया था एक दिन पहले, अच्छा लगा, और नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। कि आपका एक क्वेश्चन ये भी है कि 2D एरे से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना इसमें, तो 2D एरे में कुछ ऐसा होगा ऑब्जेक्ट पासिंग का कि मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं, तो वो कह सकते हैं कि पासिंग ऑब्जेक्ट में ये नंबर है और करंट ऑब्जेक्ट में आप इन नंबर में हर नंबर का सम ऑफ डिजिट दे दीजिए, हर नंबर का सम ऑफ डिजिट। तो 24 है तो 2 और 4 ऐड करके 6 आ गया, 30 है तो 3 आ गया, तो ये सम ऑफ डिजिट का आ सकता है। ये पहला आपका एक और गेस दे रहा हूं मैं। दूसरा एक गेस हो सकता है जैसे आपका ये पहली रो के सारे नंबर, पहली रो के सारे नंबर लास्ट में आ जाए, फिर नीचे वाली रो के ऊपर चले जाए, फिर उसके नीचे वाली और ऊपर चले जाए, उसके नीचे वाली क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन सर्कुलर फॉर्म में रो के नंबरों को शिफ्ट करना। अब ऐसे ही कॉलम का भी हो सकता है कि पहले कॉलम के सारे नंबर लास्ट कॉलम में आ जाएं, फिर इसके और इधर शिफ्ट होंगे, इसके और इधर शिफ्ट होंगे, तो कॉलम शिफ्टिंग का दोनों क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये रियल में इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा YouTube चैनल पे WhatsApp नंबर है, अगर आप उस पे मांगोगे तो मैं उस पे भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये सोल्यूशन मैंने दिया है, एक बार देख लेंगे। यहाँ पर ये देखो यूनियन आपको निकालना है। इस क्वेश्चन इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिटर्न यूनियन ऑफ सेट ऑफ डी, डी में जो भी वैल्यू है एंड करंट ऑब्जेक्ट, तो करंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू जिससे फंक्शन कॉल करते हैं जिस ऑब्जेक्ट से, वही करंट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिक आ जाती है दिस लगाने से। तो करंट ऑब्जेक्ट और पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट में आपको यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब था कि दोनों एरे में जो कॉमन नंबर है वो आपके निकालने हैं, और जो कॉमन नहीं है, पहले एरे में कुछ बचे हैं और दूसरे एरे में कुछ बचे हैं, वो निकाल के यहाँ पर डाल देने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो और कोई चीज है नहीं इसमें, इनपुट में इनपुट करना, डिस्प्ले में डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर देखिए ये एरे डिक्लेयर हो गए, ये आपका कंस्ट्रक्टर बना दिया गया, और मैक्सिमम एरे का साइज 50 हो सकता है, ये कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू इनपुट हो गई, ये डिस्प्ले करा दिया गया। डिस्प्ले के बाद फिर सबसे लास्ट में मैंने वो फंक्शन रखा है जिसको हमें निकालना था, ये आपका फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखिए चला के दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन भी बड़ा है और टाइम बहुत छोटा है, तो मैं अपना चाहता हूं इस कम समय में सिर्फ पेपर ही मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पर कमेंट लाइन में देखिए सबसे पहले क्या किया गया है कि क्योंकि ये जो भी रिजल्ट आएगा यूनियन वाला, वो रिटर्निंग ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, तो उसके लिए एक हमने यहाँ पर रिटर्निंग ऑब्जेक्ट बनाया है रेस नाम का, जिसका साइज मैंने 50 दे दिया है, जिसके एरे का साइज मैंने 50 मान लिया है। उसके बाद फिर ये k इक्वल टू 0 काउंटर वेरिएबल है कि मैक्सिमम साइज तो 50 है, लेकिन क्योंकि साइज तो एरे का इनपुट कराया गया था, तो हो सकता है कि पहले एरे में 5 नंबर हो, दूसरे एरे में भी 5 नंबर आपका इनपुट करा हो, तो उन 5 नंबरों में ही यूनियन आपको फाइंड आउट करना है। तो इसलिए ये k नाम का वेरिएबल जितने कॉमन और अनकॉमन जाएंगे किसमें, रेस के अंदर, रेस के अंदर जाएंगे, रेस ARR में, उतने ही बार ये k++ होगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कमेंट लाइन देखते हुए अगर आप समझे यहाँ पर, तो पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने करंट ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट को हमें दिस डॉट करके अगर ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हो तो ये करंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो पहले मैंने करंट ऑब्जेक्ट के सारे नंबर रिटर्निंग ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिए। उसके बाद फिर हमने ये दूसरी कंडीशन जो लगाई, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट डी, यानी पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट के नंबर डालने की बात है, जिसमें कहा गया एड ओनली इफ नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी कि डी के वही नंबर आपका रेस वाले ऑब्जेक्ट में जाएं, रेस वाले ऑब्जेक्ट में जाएं जो मैच नहीं हो रहे हैं, जो मैच हो रहे हैं वो ना जाए, तो जो मैच हो रहा है वो कॉमन होंगे, जो मैच नहीं हो रहा है वो जाए। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे ये छोटा सा लॉजिक लगाया गया है, और आप इसको अगर वैल्यू लेकर चलाएंगे कि जैसे आप एक एरे ये ले लीजिए, ठीक है, एक एरे ये ले लीजिए,
और इसमें कुछ वैल्यू रख लीजिए, कुछ कॉमन रहेंगे और कुछ अनकॉमन रहेंगे, और फिर यहाँ पर आपको इनका यूनियन दोनों का निकालकर इसमें लाना है, तो ये निश्चित रूप से चल जाएगा। तो अभी समय नहीं है इसलिए मैं इसको चला के नहीं दिखा रहा हूं, और बाद में जो साइज अपडेट हुआ होगा तो रेस्ट का भी साइज के बराबर कर देना है, जिससे के में अगर रिजल्ट वेरिएबल में मान लीजिए 6 नंबर गया तो के का साइज 50 था ना रेस्ट के हिसाब से, तो के का साइज तो 6 ही है और रेस्ट का साइज 50 था, तो यहाँ पे 6 हो जाए उसका साइज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, लॉजिक बना लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। फिर इसको रिटर्न कर दिया गया और फिर इसकी ट्रुथ टेबल बना दी गई है, वर्ड में बनाने के लिए था नहीं इसमें, ठीक है। तो मैं स्क्रीन रोक दे रहा हूं, हल्का सा पढ़ सकते हैं इसमें जो भी चीजें मैंने डाली हैं। उसके बाद फिर एक स्ट्रिंग क्वेश्चन आता है, तो स्ट्रिंग क्वेश्चन का मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे 2 तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, दोनों तरीके इसमें दिए गए हैं, क्योंकि लॉजिक एक से अधिक हो सकते हैं, तो मैंने 2 लॉजिक से इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने स्ट्रिंग का लिया है, तो स्ट्रिंग में हमेशा बच्चों वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें होते हैं, फाइंड आउट करना, काउंट करना, ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है और एक की इनपुट करानी है, की का मतलब एक नंबर इनपुट कराना है, और की में 2 ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से जरा इसको समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए कि अगर की ने 1 इनपुट किया है तो इस स्ट्रिंग के सारे वॉवेल अपने कैरेक्टर के अगले कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाए अगर 1 इनपुट किया है। तो जैसे यहाँ पे देखें कॉन्सोनेंट सेम रहेंगे, खाली वॉवेल चेंज होगा, तो कॉन्सोनेंट एच था तो एच ही बना रहेगा, और ई जो है ई के बाद एफ आता है तो वॉवेल चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कहा है, तो ई के बाद एफ आ जाएगा यहाँ पर। फिर एल कॉन्सोनेंट ऐसे ही बना रहेगा, फिर ओ एम एन ओ पी, ओ की जगह पे पी आ जाना है, फिर स्पेस आ जाएगा, फिर डब्ल्यू रहेगा, पी ओ की जगह फिर पी आ जाएगा, फिर आर की जगह पे आर ही रहेगा, एल की जगह पे एल ही रहेगा, डी की जगह पे डी ही रहेगा। तो यानी सिर्फ वॉवेल आपको यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर की 2 है, जैसे ये की 1 थी, अगर की 2 है, ये लाइट आ गई बच्चों, ओके थैंक यू। अगर की 2 है तो यहाँ पे बच्चों 2 का मतलब था कॉन्सोनेंट शिफ्ट करने, एज इट इज बने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हेलो वर्ड लिया है, इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट शिफ्ट होने हैं, तो एच की जगह पे आई आ गया है, ई की जगह पे कोई चेंजेस नहीं है, एल की जगह पे एम आ गया है ना, जो कॉन्सोनेंट है वही चेंज हुए हैं, बाकी वॉवेल अपनी जगह बने रहेंगे। तो इस तरीके से ये नई स्ट्रिंग बन जाएगी। तो बहुत आसान है, मैं यहाँ पे लॉजिक खाली दिखाई दे रहा हूँ इसका, खैर इस पे मजाक ना उड़ाइए कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके लिए सब कुछ टफ ही रहेगा, लेकिन हाँ जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी हुई है स्ट्रिंग की 10th लेवल से लेकर अगले तक, उनके लिए रियल में बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए एक ओरिजिनल स्ट्रिंग इनपुट करनी है और एक की इनपुट करनी है, और की के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करने हैं उसके बाद जो स्ट्रिंग बनेगी वो इनकोड नाम के वेरिएबल में रहनी है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर हो गया, एक्सेप्ट में सेंटेंस और की को इनपुट कर लेना है, और फिर इस लेटर में हमें चेक करना है कि जो भी कैरेक्टर हम चेक कर रहे हैं वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे, तो लेटर होना चाहिए ना ए से जेड के बीच का। अगर मान लीजिए डॉलर साइन है या डॉट साइन है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि वो एक अल्फाबेट है या नहीं है, तो इस लेटर नाम का फंक्शन कॉल करके हर कैरेक्टर को तोड़ के यहाँ भेजेंगे और चेक कर लेंगे कि वो है या नहीं है क्या अल्फाबेट, और अगर वो अल्फाबेट नहीं है तो उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फिर ये इंपोर्ट कैरेक्टर वाला फंक्शन है जिसमें एक कैरेक्टर भेजा जा रहा है और की भेजी जा रही है। की अगर उस वो की 1 है और वो कैरेक्टर वॉवेल है तो उसका अगला कैरेक्टर आ जाए, वो कैरेक्टर अगर आपका कॉन्सोनेंट है तो उसका अगला कैरेक्टर आ जाए। ये लॉजिक इसमें लगाना है आपको, आप यहां से थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तरीके से ये स्क्रीन रोक कर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चों डिस्प्ले में दोनों चीजें प्रिंट करा देनी है, तो इसका लॉजिक मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूं, आप इसको देखिएगा, लॉजिक थोड़ा सा समझा भी दूंगा। जो मेन पार्ट है यहाँ पर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए,
ये वेरिएबल हो गए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बना दिया गया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद फिर ये वैल्यू स्टोर कर ली गई, इसमें ये ओरिजिनल सेंटेंस और ये आपको की स्टोर करनी। ओरिजिनल सेंटेंस नेक्स्ट लाइन से हमने स्टोर किया है, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। कई बच्चे ये इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एससी डॉट नेक्स्ट लिखें या एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट से बच्चों एक वर्ड स्टोर होता है, नेक्स्ट लाइन से पूरा सेंटेंस स्टोर होता है। उसके बाद इस लेटर चेक करानी, देखिए बच्चों कितना आसान है कि जो भी सीएच में कैरेक्टर भेजा है अगर वो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ट्रू का मतलब वो अल्फाबेट है, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में है तो उसमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में और है तो दोनों में से कोई भी होगा तो ट्रू। अगर मान लीजिए यहाँ डॉट भेजा गया है तो डॉट तो इसमें चेक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ एल्स में जाकर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए ये लॉजिक का हिस्सा है। क्या है इसमें लॉजिक कि हमने एक कैरेक्टर भेजा है, एक की भेजा है। कैरेक्टर को अपर केस लोअर केस वाला लफड़ा अगर दूर करना है तो हमने यहाँ पर टू लोअर केस से कैरेक्टर को लोअर केस में चेंज कर दिया है। लोअर केस में चेंज होने से अब स्मॉल वाले ही वॉवेल चेक करने होंगे हमें, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे देखो वॉवेल चेक करने का ये तरीका जो भी है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको देख लीजिए कि ये कैरेक्टर लोअर केस में चेंज होकर लोअर में पहुंच गया। फिर लोअर अगर ए ई आई ओ यू किसी से मैच हो रहा है तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स देगी। तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर इस वॉवेल में स्टोर कर लिया है कि वो ट्रू स्टोर मतलब ट्रू है, इसका मतलब वो है, अगर इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट है। उसके बाद फिर बच्चों हमने यहाँ पर की चेक कर ली, ये देखिए। उसके बाद हमने यहाँ पर की चेक कर ली है कि अगर की 1 है तो 1 का मतलब वो वॉवेल है, तो वॉवेल को आगे 1 का मतलब सीएच में वॉवेल है तो उसको चेंज करना है, नहीं तो नहीं चेंज करना। तो देखिए 1 में मान लीजिए हमने 1 ही मान रखा है तो 1 क्योंकि इस वॉवेल में तो ट्रू आ ही चुका होगा अगर वो वॉवेल होगा, तो यहाँ पर 1 की मैच कर ली और उसके बाद इस वॉवेल में ट्रू है क्या, क्योंकि ट्रू है तो ट्रू टू मैच हो जाएगा। तो अगर ई है तो ई के बाद एफ आना चाहिए। एफ लाने के लिए क्या तरीका यूज किया गया, CH+1, तो CH में ई था, E+1 होने से किसी भी कैरेक्टर में अगला कैरेक्टर लाना तो +1 कर दो तो हो जाता है। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, CH++ अगर यहाँ पे लिखते हैं CH++CH लिखते हैं ++CH, तब भी आपका बच्चों वो ई से एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से करते हो तो क्योंकि कैरेक्टर में कोई भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो कैरेक्टर आस्काई कोड में चेंज हो जाता है। आस्काई कोड के हिसाब से ये फिर आपको तो कैरेक्टर चाहिए तो ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, टैग लगाना पड़ेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। और यहाँ पे ++CH लिख दोगे तो तुरंत चेंज हो जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका है। और फिर अगर वो की 2 है और कैरेक्टर कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए यहाँ पर ये लॉजिक लगाया गया है। इस लॉजिक को यहाँ पर नॉट याद रखिएगा, नॉट है वो तो डायरेक्टली मैच हुआ था, यहाँ पे नॉट उल्टा मैच किया गया है, ठीक है। और उसके हिसाब से कहा गया, अच्छा लोअर केस अपर केस दोनों यहाँ मैच करा दिए गए। वो इस केस में है कि अगर आपने ऊपर इस लोअर केस वाला नहीं टू लोअर केस वाला नहीं लगाया है तब तो ये दोनों लगाने पड़ेंगे, और वरना लोअर केस में तो चेंज हो ही चुका है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं, खाली जेड चेक करना है ये लोअर केस वाला। तो अगर बाय चांस जेड है तो जेड के बाद अगला कैरेक्टर कौन से कॉन्सोनेंट का आएगा, तो वापस घूमकर ए आ जाएगा। तो इसलिए अगला कैरेक्टर चेंज करना है तो ए आना चाहिए, तो ये तो हमने कंडीशन लगा दी है। और अगर मान लीजिए जेड नहीं है, कोई बीच का कैरेक्टर है बी है, तो बी इसमें मैच नहीं करेगा तो एल्स में जाइए और बी का +1 कर दीजिए या ++CH कर दीजिए तो बी का सी बन जाएगा। तो ये लाइन लिखिए या ऊपर जैसा बताया था वैसा लाइन लिखिएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, फिर वही बात जिसको प्रैक्टिस में है वो उसके लिए आसान क्वेश्चन है। और बाकी डिस्प्ले में तोड़ के भेजा गया, देखो यहाँ पर ओरिजिनल नाम की स्ट्रिंग में लेंथ तक का लूप चला दिया गया है और आई से एक कैरेक्टर तोड़ा गया और वो कैरेक्टर पहले इस लेटर से चेक किया गया कि वो अल्फाबेट है, अगर है ट्रू हो गया तब वो कैरेक्टर इंपोर्ट कैर नाम के फंक्शन को भेजा गया की के साथ में, और फिर वो कैरेक्टर कन्वर्ट होके आएगा, जो भी आना होगा तो वो इसमें जुड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो अल्फाबेट ही नहीं है तो उस केस में यहाँ पर वो कैरेक्टर डॉट है तो डॉट डॉट ही जुड़ जाएगा, डॉलर डॉलर
जुड़ जाएगा, कॉमा जुड़ जाएगा, वो इसके लिए है, बाकी इसके लिए ये वाला कन्वर्ट करने वाला ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया और फिर आपके प्रिंट करा दिए, काम खत्म। तो ये हो गया बच्चा आपका क्वेरी। अब आप पहुंचने जा रहे हैं सेक्शन सी में। सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपका 3 क्वेश्चन होते हैं, 3, और 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका मेरी वो तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम मान लेते हैं इनहेरिटेंस का होगा, दूसरा क्वेश्चन आपका स्टैक क्यू का होगा डेटा स्ट्रक्चर से, और तीसरा क्वेश्चन आपका लिंक लिस्ट और ट्री के 2 क्वेश्चन ज्वाइन करके तीसरा क्वेश्चन आएगा आपका, जो है 2 नंबर में लिंक लिस्ट और 3 नंबर में ट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान होता है। तो इसमें बच्चों स्ट्रेटजी क्या रहती है, देखिए जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है उनके हिसाब से तो मैं कहूंगा कि वो जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो इनहेरिटेंस का क्वेश्चन ले और सीधे फिर लिंक लिस्ट कर ले, क्योंकि ट्री सबसे आसान होता है, ये उनके लिए है। लेकिन जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं वो क्या करें, वो कौन से बच्चे हैं जो रटने वाले हैं, तो उनके लिए आसान ये है कि आप जो है स्टैक क्यू का फिक्स क्वेश्चन होता है, लॉजिक फिक्स होता है, प्रोग्राम बदल बदल के वो नाम हम देते रहते हैं क्लास का बदल के, लेकिन आप 4 प्रोग्राम, 4 भी नहीं कहेंगे, अगर हम 2026 के पेपर के हिसाब से कहें तो आपका हमारे गेस के हिसाब से स्टैक आना है। स्टैक मतलब एक क्वेश्चन आपको रटना है, उसकी कंडीशंस वगैरह स्टैक ही आना है, जैसा कि मुझे लगता है। और अगर क्यू आया तो क्यू में लीनियर क्यू ही आएगा। जो बच्चे परेशान हैं, मार पढ़े जा रहे हैं, वो क्या पढ़े जा रहे हैं, वो क्यू स्टैक भी पढ़ रहे हैं, क्यू भी पढ़ रहे हैं, और साथ साथ में वो आपका क्यू के 3 टाइप होते हैं, लीनियर क्यू और डबल एंडेड क्यू और सर्कुलर क्यू। तो डबल एंडेड क्यू यानी डीक्यू भी पढ़ रहे हैं, सर्कुलर क्यू भी पढ़ रहे हैं। बच्चों ऐसे परेशान ना होइए, सर्कुलर क्यू और डीक्यू के बिल्कुल चांस नहीं है, वैसे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वीडियो में ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि नहीं है। लेकिन हमारे दिल से क्या होता है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से सर्कुलर क्यू डीक्यू 2026 में नहीं आएगा, गेस में आपका स्टैक ही आएगा। और अगर उन्होंने थोड़ा सा कर दी, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की, तो लीनियर क्यू का ही क्वेश्चन रखेंगे, ये बिल्कुल मुझे कंफर्म है, मुझे कंफर्म है। तो आप अपने हिसाब से भी जा सकते हैं, मेरे हिसाब से भी जा सकते हैं, लेकिन रटने वाले बच्चों के लिए ट्री का आता ही आता है, वो आसान होता है। लिंक लिस्ट में अगर 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे मैं भी बता रहा हूं, वो रट के जाइए, अगर आपका लग जाएगा तुक्का तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई कोड लिख दीजिए, 1-2 लाइनें तो सही हो ही जाएंगी ना, और उससे आपका नंबर मिल जाएगा। रटने वाले बच्चों के लिए स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट ट्री वाला कॉम्बिनेशन सही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले पार्टिंग गैराज नाम का एक क्वेश्चन लिया है, ये स्टैक का ही है। कैसे पहचानेंगे बच्चों स्टैक है या क्यू है, तो देखिए क्यू में हमेशा कम से कम 4 वेरिएबल दिए होते हैं, एक एरे दिया होता है, एक उसका साइज, तो ये तो स्टैक में भी होता है, क्यू में भी होता है। लेकिन स्टैक को डिफरेंशिएट करें तो स्टैक में एक टॉप नाम का वेरिएबल, यानी जो भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो टॉप हो, अप नाम का वेरिएबल हो, कुछ इस टाइप का दिया जाएगा। तो स्टैक में सिर्फ 3 वेरिएबल होते हैं, जबकि क्यू में 2 वेरिएबल आपका यही वाले होंगे, एरे और साइज, और 2 वेरिएबल और होते हैं, रेयर और फ्रंट। तो क्यू में आपके 4 वेरिएबल होते हैं और इसमें आपके 3 वेरिएबल होते हैं। ये एक पहचान समझ लीजिए, क्योंकि वो नाम के साथ कंफ्यूजन कर देते हैं, नाम डाल दिया स्टैक और नीचे क्वेश्चन है क्यू का, लीनियर क्यू का, या नाम डाल दिया क्यू और क्वेश्चन है स्टैक का। तो ये एक तो पहचान वेरिएबल से है, और दूसरा पहचान बच्चों होती है यहाँ पे कमेंट लाइन जो लिखी होगी ना, कमेंट लाइन में अगर वो कहें कि टॉप से रिमूव इंसर्ट करना है और टॉप से ही रिमूव करना है, तो 100% वो आपका स्टैक ही है। लेकिन अगर वो कहे रेयर से वैल्यू इंसर्ट करनी है और फ्रंट से डिलीट करनी है, इस तरीके का कुछ कहें, तो वो 100% आपका क्यू ही है। ठीक है, तो ये पहचान आप याद रखिएगा। तो इसमें आपके ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये पार्क कार, जैसे कोई पार्किंग वाला जो होता है ना सिस्टम, उसमें अगर कार पार्क हो गई तो इसका मतलब वैल्यू इंसर्ट कर दी,
अगर कार वहां से चली गई इसका मतलब एग्जिट कार यानी वैल्यू डिलीट हो गई। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा नया क्वेश्चन रियल लाइफ से रिलेटेड इसमें आता है ना, तो रियल लाइफ का हमने क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल लॉजिक फिक्स होता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको रटना ही है आपको, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझा ना जा सके। मैंने जो भी वीडियो डाली है यूट्यूब पे थोड़ी ही डाली है लेकिन फिर भी डाली है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए ये आपका, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज और बता दें कि इस क्वेश्चन में आपको वैसे साफ साफ लिखा होता है क्वेश्चन में कि आपको सिर्फ इंसर्ट और डिलीट का बनाना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बनाना। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप एटलीस्ट क्लास, वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर और वो दोनों क्वेश्चन बना दीजिए, डिस्प्ले वाला ना बनाइए, ठीक है, इतना बना दीजिए। डिस्प्ले वाले में खाली फंक्शन का नाम और डैश डैश मार दीजिएगा और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। तो इतने बनाना होता, पूरा फुल क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय, आप सिर्फ यहाँ पे पार्क कार वाला फंक्शन बनाइएगा और एग्जिट कार वाला फंक्शन बनाइएगा, उतना फंक्शन बनाकर कोड लिखकर छोड़ दीजिए, आपको पूरा प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जब समय कम है। तो यहाँ पे ये हो गया एग्जिट कार वाला बच्चों, ये है, ये एग्जिट कार का है कि टॉप अगर -1 पे है तो इसका मतलब कोई कार नहीं है, और टॉप अगर -1 पे नहीं है तो टॉप से एक कार का वो यहाँ निकाल लिया मैंने, रिमूव कार, और फिर टॉप को माइनस कर दिया है। तो आप देख पा रहे हो कि यही लॉजिक होता है, इसको बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ट्रूथ टेबल हो गई इसकी। उसके बाद देखिए ये पार्किंग गैराज वाला कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये आपका वीडी टेबल इसकी हो गई, एग्जामिनर ट्रिक हो गई। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक मैंने थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि ज्यादातर मेरा हमेशा फंस जाता है कि इनहेरिटेंस में इंटरफेस भी होता है, तो इंटरफेस आएगा या नहीं आएगा, इसको मैं समझाता भी हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैसे एक बार या 2 बार, वैसे एक ही बार आया है इंटरफेस का क्वेश्चन आया, उस साल बच्चों की बहुत ऐसी तैसी हो गई। तो बेस पे इंटरफेस क्या होता है इतना पता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है। अभी मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अगर नया मारते हैं वो बोर्ड वाले, तो ये ऐसा कर सकते हैं, इंटरफेस देते हैं। और आप डरिएगा नहीं, मैं अभी समझा दे रहा हूँ इंटरफेस में कैसे क्या करना है। इंटरफेस में देखिए बच्चों कि ये इंटरफेस है और इसके अंदर कोई वेरिएबल होता है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसको फाइनल स्टैटिक, जैसे मैं यहां बता दे रहा हूं, ये वेरिएबल मैं इंटरफेस बना के ही दिखा दे रहा हूं। जैसे कि आपने लिखा इंटरफेस, इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम क्या है, डिस्काउंट डाटा। ये मैं इसलिए बच्चों बना रहा हूं कि थ्योरी में भी 1 नंबर का इंटरफेस का आना ही आना है, तो आप यहां से फायदा उठा सकते हैं। ये इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया, फिर ये वेरिएबल की फिक्स वैल्यू वाला जो होता है, इसमें आप लोग लिखते हैं फाइनल स्टैटिक और फिर डबल और वेरिएबल का नाम क्या है, रेट नाम का वेरिएबल है। और उसके बाद यहाँ पे 0.10 ये अब वेरिएबल हो गया। फिर फंक्शन में डबल डिस्काउंट और फिर इसमें बच्चों ऐसे बंद कर दिया जाता है। ये है इंटरफेस जो यहां दिया गया है, इसको इतना जो फंक्शन दिया होता है उसकी डेफिनेशन यहां नहीं दी जाती, इसी फंक्शन की डेफिनेशन जो सबसे नीचे सब क्लास है जिसमें इनहेरिट करवाए गए हैं सुपर क्लास या इंटरफेस, उसमें दी जाती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट की डेफिनेशन नहीं दी गई और यहाँ सेमीकोलन लगता है और वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर, इतना ही खाली इंटरफेस होता है, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये आपको बनाना नहीं है, क्योंकि ये भी 5 नंबर में ही आता है, तो ना ही इंटरफेस बना के दिखाना है ना ही बेस क्लास बना के दिखानी है। खाली आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करते हुए, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सब क्लास में इनके वेरिएबल्स या ये इंटरफेस उसमें लिंक कैसे होगा, इतना ही एग्जामिनर देखना चाहता है या बोर्ड देखना चाहता है, तो उसको आराम से आप देख लीजिए। दूसरा बच्चों यहाँ पर ये परचेज नाम का सुपर क्लास है, ये इंटरफेस हो गया डिस्काउंट डेटा, ये परचेज, इसमें सिर्फ अमाउंट है,
और फिर ये आपका कंस्ट्रक्टर है जिसमें अमाउंट की वैल्यू इनपुट करा के और फिर शो फंक्शन से प्रिंट करा दी गई। ये सिर्फ सुपर क्लास है। और ये सब क्लास है फेस्टिवल ऑफर, जिसमें नेट अमाउंट नाम का वेरिएबल है, ये कंस्ट्रक्टर है, और ये डिस्काउंट निकालना है। क्या डिस्काउंट जो रेट है वो उसके इंटरफेस से मिलेगा, यही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और जो अमाउंट है वो आपको सुपर क्लास में मिलेगा, तो नेट अमाउंट यहां पर आप सब क्लास में कैलकुलेट करोगे। ये क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, ये मेन क्वेश्चन है, ऊपर वाला तो मैंने दिखाई दिया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में गौर कीजिएगा कि एग्जामिनर क्या देखना चाहता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि सब क्लास में बेस क्लास को इनहेरिट कराना आपको आता है, सब क्लास में इंटरफेस को इनहेरिट कराना आता है। तो आप जरा देख लीजिए, सब क्लास आपकी पब्लिक लगाना ऑप्शनल है, लगा दिया तो अच्छी बात है। सब क्लास आपकी फेस्टिवल ऑफर नाम से है। अब बेस क्लास को सब क्लास में जोड़ने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड की जरूरत होती है। बच्चे अगर इतना भी लिखाओगे तब भी नंबर मिलेंगे आपको, हर लाइन के नंबर होते हैं क्योंकि। और यहाँ पे सब क्लास आपकी क्या है, परचेज, तो एक्सटेंड परचेज देने से बेस क्लास आपकी सब क्लास में जुड़ गई और बेस क्लास के वेरिएबल फंक्शन सब क्लास में आप एक्सेस कर पाओगे। ये इनहेरिटेंस का फायदा है। फिर उसके बाद बच्चों देखो, इंटरफेस को जोड़ने के लिए क्या होता है। इंटरफेस को जोड़ने के लिए इंप्लीमेंट्स कीवर्ड होता है और इंटरफेस का नाम डिस्काउंट डेटा है। तो यहाँ पर बेस क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिट करवाया जाता है और इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स कीवर्ड से इनहेरिट कराया जाता है। और बीच में देखो कोई कॉमा नहीं है, स्पेस देकर खाली ये काम किया गया है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि बेस क्लास तो एक ही जुड़ सकती है सब क्लास में, तो वो तो एक ही यहाँ पर है। लेकिन अगर इंटरफेस एक से अधिक होते हैं, मान लीजिए दो इंटरफेस होते हैं, मान लीजिए इसके साथ साथ कोई D2 नाम का भी इंटरफेस ऊपर कहा गया, उससे लेना है या वैल्यू लेना है, तो यहां पर बस कॉमा लगाकर D2 लिख दीजिए, कॉमा लगाकर D2, क्योंकि जितने भी इंटरफेस हैं एक बार आपको इंप्लीमेंट्स लिखना है, उसके बाद पहला इंटरफेस कॉमा दूसरा इंटरफेस कॉमा तीसरा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्लास का कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दिया, इस तरीके से याद रखिएगा। इस लाइन को बनाने में बच्चे परेशान होते हैं। फिर उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर में आपको बेस क्लास का यहां पर वैल्यू मंगवाया गया है और वही सुपर कीवर्ड से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भेज दिया गया है। अब बेस क्लास आपको बनानी नहीं है, इसलिए मानो कि ये चला गया। और नेट में यहां पर 0.0 जो ये सब क्लास का वेरिएबल है। अब डिस्काउंट और वो जो है क्वेश्चन में ही लिखा होता है, कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला दिया होता है। तो देखो डिस्काउंट में अमाउंट बेस क्लास का है और रेट इंटरफेस क्लास का है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो आपका डिस्काउंट निकल आता है। ये फॉर्मूला क्वेश्चन में ही दिया गया था। उसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, ये वॉइड शो में बेस क्लास का फंक्शन कॉल कर लीजिए पहले शो वाला, तो वो अमाउंट प्रिंट हो जाएगा ऊपर वाला, और उसके बाद डिस्काउंट फंक्शन यहां का कॉल कर लीजिए तो ये डिस्काउंट कैलकुलेट होकर यहां आ जाएगा, और फिर अमाउंट माइनस डिस्काउंट करोगे तब नेट अमाउंट निकलेगा। ये भी फॉर्मूला आपका क्वेश्चन पेपर में अमाउंट माइनस डिस्काउंट का दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद तीनों चीजें प्रिंट करा दी गई। तो बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन आसान होता है, ऐसे ही आता है सिंपल, इसमें कोई प्राइम नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर एरे का और आपका जो है पर्सन का सैलरी एवरी में अपडेशन कर रहे हैं या प्रोडक्ट का कोई इस तरीके का रहता है। फिर देखिए सबसे प्यारा क्वेश्चन यही होता है, यहां पे डिलीशन का दिया गया है, मैंने जो दिया है देखिए इंसर्शन का आ चुका है, डिलीशन का रह गया है, तो डिलीशन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बाकी इन जनरल वो लिंक लिस्ट में जो नंबर दिए होते हैं उसमें जो है कभी जो है या कोई भी स्ट्रिंग ले ली तो उसका कैरेक्टर का ASCII कोड के साथ कोई कैलकुलेशन करवा ली उन्होंने कि ASCII कोड को प्रिंट करा दो, इस तरीके का हो सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन। या आपका लिंक लिस्ट क्या है, एक एरे की तरीके से तो होती है, तो आप एरे में जो जो कर सकते हो वो सारी चीजें लिंक लिस्ट में करी जा सकती हैं। तो सर्चिंग का नंबर का भी आ चुका है और नाम का भी आ चुका है, तो वो भी आता है। तो ये जो लास्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आया, अभी फिलहाल मैंने इंसर्शन का दिया है।
बाकी नए क्वेश्चन और कौन से हो सकते हैं, एरे को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए लिंक लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर ढूंढने का क्वेश्चन है या नंबर, जो भी लिंक लिस्ट में नंबर है हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या हुआ कि 64 है तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों उसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आता है, यानी 8 8 जा 64, 8 आपका उसका होल नंबर में आता है। अगर पॉइंट में आता है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट निकालने पर अगर पॉइंट में नंबर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके के छोटे छोटे मैंने अपनी शीट में बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरीके के। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन लास्ट किसी लिस्ट की लास्ट नोड को डिलीट करने का सॉल्यूशन बच्चों मैं तुम्हारे आप लोगों के सामने दे रहा हूं, आप इसको जल्दी से देख लीजिए। तो ये बहुत आसान होता है, देखिए इतना ही कोड है। यहाँ पे मैं हल्का सा पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमेशा यहाँ पर जो भी ये फंक्शन और एल्गोरिथम दोनों होते हैं, तो कई बच्चे पूछते हैं कि एल्गोरिथम बनाया फंक्शन, तो जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी है वो फंक्शन ही बनाए, क्योंकि फंक्शन में आधा नंबर भी काटा नहीं जा सकता है, तो आपने ठीक ठाक बना दिया। एल्गोरिथम में आपका अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप एल्गोरिथम ही लिखो, क्योंकि एल्गोरिथम में दो नंबर का तो एक नंबर को कम से कम वो देंगे देंगे, क्योंकि आपने लिखा है। और इसमें अगर गलत है तो आपका एक नंबर भी कौन ना मिले। तो प्रोग्रामिंग जिनकी सही है वो लॉजिक लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये कोड लिखेंगे और वरना आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करा लिया गया कि ये जो भी ऑब्जेक्ट होता है इसमें स्टार्टिंग नोड का एड्रेस भेजा जाता है, मतलब जो लिंक लिस्ट है उसकी पहली नोड का एड्रेस भेजा जाता है। तो हम लोग यहाँ पहले चेक करना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि लिंक लिस्ट बनी भी है, नोड है भी क्या, एक भी नोड है। तो अगर स्टार्ट जो है नल है इसका मतलब एक भी नोड नहीं है, और यानी कि जो भी काम कराना है वो नहीं हो सकता, यहाँ से रिटर्न से प्रोग्राम से बाहर चले गए। कि उसके बाद चला देखा ये दूसरी कंडीशन जो है उस पे ये चेक किया गया कि क्या ऐसा तो नहीं एक ही नोड है, अगली नोड है ही नहीं। तो अगर अगली नोड नहीं है तो इसका मतलब अब डिलीट क्या करोगे, कोई लास्ट नोड डिलीट करनी है ना, तो पहली नोड है वही डिलीट होनी, वही लास्ट नोड है। तो ये उसके लिए चेक किया गया कि क्या ऐसा तो नहीं कि एक ही नोड है, डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल अगर है तो इस अगर एक ही नोड है तो स्टार्ट में डाल दो, नोड खत्म। ये आपका इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। उसके बाद अगर बहुत सारी नोड है तब यहाँ पर ये छोटा सा इतना लॉजिक है, स्टार्ट को पहले टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया गया और फिर लास्ट नोड डिलीट करने का ये तरीका है जो मैंने शॉर्टकट निकाला है, परफेक्टली चलता है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। इससे लास्ट नोड आपकी ये लूप चलाने पर और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लास्ट नोड यहाँ पर ये नल डाल दिया गया लास्ट नोड में, डिलीट हो जाएगी। ये इसका लॉजिक है। अब जरा ट्री वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्री वाला, अच्छा ये एल्गोरिथम हो गया है इसका। एक बार आप मैं किनारे हट जा रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, एल्गोरिथम बहुत आसान है। ठीक है, सारे चीजें इसमें चेक की गई, बिल्कुल प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाया गया है। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब इसके बाद ट्री का क्वेश्चन देख लीजिए, यही सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के चक्कर में सब बेकार हो जाता है कि भाई लिंक लिस्ट पढ़नी पड़ेगी। ट्री में हमारे हिसाब से इस साल 2026 के पेपर में ट्री में ये क्वेश्चन आएंगे, ये हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और बाकी आते हैं, पिछले साल की भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन हमारे फंसे थे। तो ये ट्री दी गई है, कहा गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अबव स्ट्रक्चर। तो इसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का एक छोटा सा तरीका मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। कोई भी ट्रेवर्सल है तो जैसे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है तो यहाँ पर आप जो भी नोड है उसके सामने इस तरीके से आप ये पॉइंट बना दीजिएगा। प्री का मतलब पहले, सब में ऐसे ये पहले बना दीजिएगा। ये प्री ऑर्डर की ट्रिक मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे बना दीजिएगा इस तरीके से, बना दिया। अब हमेशा आप लोग यहां से इस पहले पॉइंट से चलेंगे और ये नोड ऐसे, ये जो टच नोड है इसको टच करते हुए आपको जाना है, थोड़ा अंदर गए, ये टच करते हुए इधर आए और फिर ये वाली, अच्छा ये वाली पहले नहीं टच होगी, यहां से इधर गए और फिर ये जो बना था ये टच किया आपने, फिर यहां से आए ये टच किया, फिर ये अंदर चले गए, अंदर जाके फिर ये टच करते हुए आप आएंगे नीचे ऐसे, फिर यहां गए ये टच किया और फिर यहां से यहां पर छोड़ दिया। ये सिनेरियो रहता है। अब जो भी पॉइंट टच हुए बस उसी को लिखना है। तो प्री ऑर्डर या क्या निकला आपका, पहले ए टच हुआ, फिर एफ, फिर जी, फिर उसके बाद जी के बाद देखो कहां गए एच, एच के बाद आई है
जी एच आई, आई के बाद कहां टच हुआ डी, डी, डी के बाद कहां टच हुआ, डी के बाद देखो सीधे ऊपर चले गए सी बी ई, सी बी और ई ये टच हुआ है, और ई के बाद में फिर यहां पर आपका लास्ट में जे। तो बच्चों ये आपका प्री ऑर्डर वाला मैंने बिल्कुल परफेक्टली लॉजिक बता दिया, ऐसा लॉजिक आपको मिलेगा भी नहीं कहीं, और आप देखिएगा आपके टीचर ने पढ़ाया होगा काफी कुछ, पहले लास्ट वाला नोट दो, इस तरीके से काफी कुछ कंफ्यूजन में सिखाया जाता है, लेकिन सारे टीचर अपने हिसाब से अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी भाई 25 साल से ज्यादा हो गया है मुझे पढ़ाते हुए, तो मैंने जो सीखा है वो मैं आपको दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। उसके बाद देखिए बच्चों, नेम द रूट ऑफ द राइट सब ट्री, राइट सब ट्री में रूट का पूछा गया है और साथ में लीव्स भी पूछी गई हैं। नेम द रूट ऑफ द राइट सब ट्री एंड इट्स लीव्स। तो आप क्या करो, जो रूट नोड होती है वहां से ये ऐसे लाइन खींच लो सीधी, तो ये आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया, ये आपका राइट सब ट्री हो गया। अब राइट सब ट्री में रूट देखें तो रूट आपकी सी है, राइट सब ट्री में ये रूट आपकी इस समय सी है। और इसकी लीव्स कौन सी है, लीव्स का मतलब जिसके नीचे कोई नोड ना निकली हो, लीव्स आपका ये ई और जे, ये आपका लीफ है और ये आपका सी रूट है। तो बाकायदे रूट और लीफ हेडिंग डालकर ये लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद राइट डाउन द साइज एंड हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। अब लेफ्ट सब ट्री का साइज और हाइट पूछ दिया गया, तो आपकी ये लाइन तो खींची ही है ना, तो लेफ्ट सब ट्री कौन सी है, ये वाली है, तो इसकी साइज पूछा गया। साइज का मतलब होता है बच्चों सारी नोट काउंट करो, लेफ्ट सब ट्री का तो 1 2 3 4 5, तो साइज आपका यहाँ पर 5 हो गया है। और हाइट पूछे तो लेफ्ट सब ट्री का पूछा गया है, तो लेफ्ट सब ट्री के हिसाब से हाइट इसका देखें तो ये आपका 0 लेवल, ये आपका 1 लेवल, ये आपका 2 लेवल, इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हैं। अभी मैं चेक कर लेता हूं मैंने क्या दिया है, तो देखा जाए तो 1 2 3 इसकी आपका हाइट है, साइज आपका 5 है, लेकिन अगर लेवल उन्होंने दे रखा है 0 वाला तो वो ए से गिना जाएगा। मैं एक बार चेक करके बताता हूं मैंने क्या दिया है। हाँ देखो यहाँ पर साइज तो 5 ही दिया है, अच्छा ठीक है, हाइट यहाँ पे आपका 2 दिया है, तो 2 क्यों दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट किया है इस तरीके से, ये आपका L0 लेवल 0 लेवल 1 और लेवल 2 जो भी लास्ट लेवल होता है वही आपका यहाँ पर हाइट आप मानिए, और इसको कहा जाता है लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे इसका लॉन्गेस्ट पाथ या तो ये वाला है या तो ये वाला है, तो इसमें आप एजेस गिनते हैं, 1 2 इसका 2 निकला और 1 2 इसका भी 2 निकला, इसका मतलब इसकी हाइट 2 हो गई। तो नंबर में वही उसकी हाइट होती है, तो आप यहाँ पर 1 2 2 है, चाहे इधर गिन लीजिए चाहे इधर गिन लीजिए, तो हाइट आपकी इसकी 2 हो गई। तो ओवरऑल आपका बच्चों ये पेपर सॉल्व हो गया है, और ये मैंने जो ऊपर आंसर बताए थे वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप इसको मैच कर लीजिएगा। और मैं इसकी प्रो टिप भी बता दे रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, इसको आप देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए। और मैं मानूंगा कि कल आप लोगों का बहुत ही शानदार पेपर होगा, और मैं कोशिश करता हूं कि जितना भी अच्छा से अच्छा कर पाऊं आप लोगों के लिए। ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद का रास्ता चुनते हैं। यानी कि आप पढ़ना तो चालू करो, क्योंकि साल भर बाई चांस आपसे कोई प्रॉब्लम रही अगर फैमिली और लाइफ में, तब तो एक अलग बात है, वरना साल भर मस्ती की है, लास्ट में आप परेशान होते हो, तो परेशान ना हो, उसको एक्सेप्ट करो कि जितना पढ़ा है उसमें हमारे जैसे लोगों से अगर कुछ हेल्प मिल गई है, कोई आपका हेल्प कर दे रहा है तो अच्छी बात है, वरना रिजल्ट जैसा भी आएगा, जैसा हमने किया है वैसे रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा हम लोग कर्म करते हैं वैसे हमें भगवान फल देता है। स्मार्ट वर्क एक अलग चीज है, तो अगर कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं या कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ज्यादा फल मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और बाकी आप, क्योंकि ये कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चलती है, तो आप दुनिया के या अपने भारतवर्ष में इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप अगर मेरी पढ़ाने का टीचिंग मेथड आपको ठीक लगा है, यहाँ पे बहुत फास्ट ट्रैक में मैंने समझाया क्योंकि कल ही पेपर है,
तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। नया सेशन आपका जो है ये 1 अप्रैल के आसपास से स्टार्ट कर रहा हूं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपका मिल ही जाएगा अबाउट सेक्शन में, या ये आपका कमेंट उसमें कमेंट में भी मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। और आपका अच्छा पेपर हो, भगवान करे सारे बच्चे अपनी उम्मीदों से ज्यादा मार्क्स लाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।